हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमने जो सीरीज शुरू करी है उसमें आज हम इंडियन पेंटिंग्स शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर, राइट, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स एंड म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में। लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अभी तक हम एंशेंट की सीरीज कवर कर चुके हैं, मेडिवल की सीरीज कवर कर चुके हैं, मॉडर्न में हमने कुछ टॉपिक्स शुरू कर दिए हैं और कल्चर में हमने आर्किटेक्चर वाला चैप्टर जो है वो इंडियन आर्किटेक्चर कंप्लीट कर दिया है, राइट। मेक श्योर कि आप इनको फॉलो करें, इन सेशंस को पूरी तरह देखें, इनमें जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें आपको सेशंस जैसे भी लगते हैं। उसके अलावा अगर आपका फायदा हो रहा है इन सेशन से तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री, स्पेशल क्लासेस के लिंक जिस पर मैं लाइव आता हूँ जिन स्पेशल क्लासेस में, और जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज खत्म कर चुके हैं और अब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। मेक श्योर कि आप स्पेशल क्लासेस में ज्वाइन करें मुझे, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके अलावा आप मुझे डीएम कर सकते हैं अपने डाउट इंस्टाग्राम पर अगर यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड आपका कोई डाउट है तो, राइट। उसके अलावा घर बैठे अपने घर के कंफर्ट में बैठकर आप यूपीएससी सीएससी के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं अगर, तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें प्लस प्लान में आपको डेली लाइव क्लासेस, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस टू द कंटेंट, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलते हैं। लेकिन प्लस से आइकॉनिक प्लान ऑलवेज बेटर है क्योंकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानर, ये एडिशनल फीचर मिल रहे हैं। प्लस वाले फीचर तो है ही, ये एडिशनल फीचर भी हैं। उसके अलावा 10% का अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री, ताकि आपको मिले 10% डिस्काउंट और मुझे मिले आप लोगों का सपोर्ट। और जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता ही हूं कि दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, सो सीरियस हो जाइए इस पॉइंट को लेकर एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। उसके अलावा इंडिया के बेस्ट मेंटर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलता है अगर आप आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं। और अभी अगर आप एक साल के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की प्लान कर रहे हैं, सो दिस इज द राइट टाइम। जीएस प्लस ऑप्शनल या आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल पर बहुत बेहतरीन डिस्काउंट अवेलेबल है। 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, दैट इज चौहान सर हिस्ट्री। ऑफर इज वैलिड टिल 26 मई। उसके अलावा वीकली 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। दिस इज द लिंक, आपको वीडियो के नीचे एक लिंक मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप इस प्रोग्राम को एक बार चेक करें। उसके अलावा 1 ईयर के बैच, 2 ईयर के बैचेस, एनसीईआरटी बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं थॉरली प्रिपेयर करने का, सो दिस इज द राइट टाइम, शुरू कर दीजिए प्रिपरेशंस, राइट। कॉम्बो ऑफर्स अवेलेबल हैं, मेगा ऑफर्स अवेलेबल हैं, मेक श्योर कि आप चेक करें। उसके अलावा लोन फॉर यूपीएससी एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई हिडन चार्ज नहीं, बहुत मिनिमल पेपर वर्क, बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है और बहुत फ्लेक्सिबल टेन्योर रहेगा। सो अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए। दिस इज द लिंक फॉर द प्रोसीजर, लोन प्रोसीजर, और वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर आप एक्सेस करें। उसके अलावा राइज वर्ल्ड अफेयर अनअकैडमी पाथफाइंडर बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, अनलॉक करने के लिए कोड यूज करें चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, टॉप रैंकर्स को स्कॉलरशिप मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल। एवरी संडे आप जो है वो स्कॉलरशिप टेस्ट ये दे सकते हैं। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा मेरा चौहान सर हिस्ट्री। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, दैट इज इंडियन पेंटिंग्स। नया चैप्टर शुरू हो गया आज हमारा आर्ट एंड कल्चर में, दैट इज इंडियन पेंटिंग्स। अभी तक हम आर्किटेक्चर कवर कर लिए हमने, पूरा इंडियन आर्किटेक्चर, इंडो इस्लामिक से लेकर टेम्पल आर्किटेक्चर से लेकर मॉडर्न आर्किटेक्चर, पोस्ट मॉडर्न, गुप्ता, सो इंडियन आर्किटेक्चर को हमने ओवरऑल कवर कर लिया प्री के लायक। अब हमें इंडियन पेंटिंग्स पर आना है। इंडियन पेंटिंग्स में भी हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से लेकर मॉडर्न पेंटिंग तक जाएंगे। सो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, उसके बाद म्यूरल पेंटिंग, उसके बाद मिनिएचर पेंटिंग, उसके बाद मॉडर्न पेंटिंग। फिर हम देखेंगे प्रोविंशियल लेवल पर कौन कौन सी पेंटिंग्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं मेडिवल टाइम्स में, ठीक है। खैर, प्री के लिए हमारा ये सेशन है, सो दैट मीन्स आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि हमें टाइप ऑफ क्वेश्चंस को पकड़ना है, ठीक है। प्री के लिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस, सो आप लोग जानते हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री से लेकर, प्रोसेस ऑफ चेंज से लेकर, साइट से लेकर, क्रोनोलॉजी से लेकर, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो हम एक्सप्लोर कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मेरी नहीं लगाई है तो स्पेशल क्लासेस में आपको वो सीरीज मिल जाएगी। सो आइए शुरू करते हैं इंडियन पेंटिंग्स के साथ। पहला पॉइंट देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर, पेंटिंग is one of the most delicate forms of art giving expression to human thoughts and feelings through the media of line and color। अब आर्ट इंसान क्यों करता है?
आर्ट इंसान करता है क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की लग्जरी इंसान ने कब एंजॉय करी? जब वो रिलेटिवली सेफ फील कर रहा था, यानी कि जब उसका सर्वाइवल वाला पार्ट वो चेक कर चुका था, यानी कि उसको खाने को मिल रहा था, उसको शेल्टर था उसके पास, उसके बाद इंसान ने आर्ट की तरफ मूव करना शुरू किया। ठीक है, तो इंसानों का इतिहास हमने शुरू किया है प्री हिस्टोरिक टाइम से, है ना? हम प्री हिस्टोरिक टाइम से पढ़ते हैं। तो इतिहास को किस तरह बांटा है हमने? प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, एंशियंट, अर्ली मेडिवल, मेडिवल, मॉडर्न एंड कंटेम्पररी, राइट? सो इस तरह हमने हिस्ट्री को बांटा हुआ है, जिसमें प्री हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास का वो समय जिनका हमारे पास केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, लिटरेरी सोर्स हमारे पास नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी दोनों है, लेकिन लिटरेरी हम पढ़ नहीं पा रहे। और एंशियंट हिस्ट्री से शुरू हो जाता है हमारा ऐसा टाइम जिसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेस दोनों हैं, और दोनों को हम पढ़कर इंटरप्रेट करके हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। वो हमारा एंशियंट टाइम्स, राइट? सो एंशियंट टाइम्स हमने रखा है ऋग्वैदिक पीरियड के बाद। खैर, सो ऋग्वैदिक पीरियड, सो आईबीसी वाला पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला पीरियड, वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री है। और उससे पहले प्री हिस्ट्री में क्या है? हमारी पूरी की पूरी लिथिक एज जो है, ठीक है, पाषाण युग जिसे आप कह सकते हैं, स्टोन एज जिसे हम कहते हैं, यानी पेलियोलिथिक, मिजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक जो है वो आपका क्या है? प्री हिस्ट्री है। जिसमें पेलियो में भी 3 हिस्से होते हैं, लोअर, मिडल एंड अपर, फिर उसके बाद मिजो, नियो, चाल्को। और हमें आर्ट के एविडेंसेस इंडियन सबकॉन्टिनेंट में अपर पेलियोलिथिक पीरियड से मिलने शुरू होते हैं। दैट मीन्स लोअर पेलियोलिथिक मैन जो है वो आर्ट बिल्कुल नहीं करता। मिडल पेलियोलिथिक मैन को जो है वो थोड़ा थोड़ा संज्ञान होने लगा, क्योंकि उसने थोड़ा सा कंफर्ट डेवलप कर लिया। जानते हैं ना आप कि हमने इन लिथिक पीरियड्स में कैसे बांटा है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टूल से, यानी कि इंसान ने जब पहली बार टूल का इस्तेमाल करना शुरू किया उसको हमने लोअर पेलियोलिथिक कहा है ना? तो जब पहली बार शुरुआत करी इंसान ने टूल यूज करने की, तो धीरे धीरे उसको समय लगा एक ऐसे मतलब जोन में आने में जहां वो कंफर्टेबली टूल भी बना सकता है, शिकार भी कर सकता है, रहने की उसके पास सुविधा भी अवेलेबल है। तो वो अपर पेलियोलिथिक पीरियड तक जो है वो इंसान उस लेवल तक पहुंचा। ठीक है, जहां से हमें फिर आर्ट जो है वो खास तौर पे पेंटिंग जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है। और सबसे पुरानी या सबसे पहली इंसान के द्वारा की गई आर्ट भी हमें पेंटिंग ही नजर आती है। क्यों? क्योंकि अगर कोई वोकल आर्ट थी भी, अगर वो गाना हमिंग अगर वो करना जानता भी था इंसान, तो हमारे पास कुछ ठोस एविडेंसेस नहीं है। हमारे पास ठोस एविडेंसेस हैं पेंटिंग बीइंग द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ आर्ट परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन, राइट? सो पहली चीज आपको समझ आ गई, पेंटिंग से जो है वो इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है। ठीक है, तो जो प्री हिस्टोरिक इंसान है, जो बिल्कुल शुरुआती फॉर्म की पेंटिंग है, उसमें हमें देखने को मिलता है कि इंसान जैसा देखता है वैसा डिपिक्ट कर देता है, यानी बिल्कुल नेचुरल रहने की कोशिश करता है इंसान। लेकिन एंशियंट टाइम से, मिडिवल से, मॉडर्न से जो है वो हमें कई तरह के कैरेक्टरिस्टिक आर्ट में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हमें पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी देखने को मिलती हैं, हमें आर्टिस्ट के खुद के अंदर के जो मतलब इनोवेशंस हैं, या खुद के अंदर की जो क्या बोलते हैं इमेजिनेशंस है, उसको एक्सप्लोर करते हुए भी हमें आर्टिस्ट नजर आते हैं। लेकिन प्री हिस्टोरिक आदमी ने जैसा देखा वैसा बना दिया, राइट? खैर, ये GS1 के लिए है, हमारे पास GS1 के लिए टॉपिक बनता है कि हमें जो पेंटिंग्स है उनको कंपेयर करना है, कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग और मॉडर्न पेंटिंग को, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग या एंशिएंट पेंटिंग को कंपेयर करें, म्यूरल पेंटिंग को मिनिएचर पेंटिंग से कंपेयर करें। तो ये जो कंपेरिजन्स हैं ये हमें GS1 में ले जाएंगे, राइट? GS1 के लिए जब हम कल्चर पढ़ेंगे तो वहां पर इन कंपैरिजंस में हम डेप्थ में जाएंगे। अभी प्री के लिए हम केवल एग्जाम्पल उठा रहे हैं। प्री के लिए हमें टाइप ऑफ पेंटिंग्स पर ध्यान देना है, कितनी टाइप ऑफ पेंटिंग्स हैं, वो किस साइट से रिलेटेड है, या किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, या किस एम्परर या किंग से रिलेटेड है, राइट? किस सिटी से रिलेटेड है, इस तरह के क्वेश्चंस, इन तरह के क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है हमें। ठीक है, सो वेरी फैक्चुअल इन नेचर आप कह सकते हैं। वेरी फैक्चुअल इन नेचर जो है वो हमारे पास मतलब प्री के लिए पॉइंट्स रहेंगे इंडियन पेंटिंग में से। कॉन्सेप्ट जो है वो हम पढ़ेंगे GS1 के लिए, राइट? पेंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट डेलिकेट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, गिविंग एक्सप्रेशन टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू मीडिया ऑफ लाइन एंड कलर. Many thousands of years before the dawn of history, when man was only a cave dweller, he painted his rock shelters to satisfy his aesthetic sensitivity and creative urges. अब human के अंदर aesthetic sensitivity है,
बहुत सिंपल सी बात है, इंसान को, हमें एज एन ह्यूमन एंड नॉट जस्ट ह्यूमन, लगभग सभी जानवरों को सुंदर चीजें या उनके हिसाब से जो चीजें सुंदर हैं वो कंफर्टिंग लगती हैं। ठीक है, एक सुंदर सा चेहरा जो है वो हमें बहुत कंफर्टिंग लगता है, भले ही मतलब सीरत जो है वो कैसी भी हो, लेकिन अगर चेहरा सुंदर है तो हमें बहुत कंफर्टिंग लगता है। तो नॉट जस्ट चेहरा, लेकिन नॉट जस्ट इंसान का चेहरा, अगर जानवरों का भी, मतलब कोई अगर बहुत सुंदर जानवर होगा तो हमें बहुत अच्छा, बहुत कंफर्टिंग लगेगा। जैसे टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स हैं, जैगुआर्स, उनको लेकर, जैसे पूरी फेलाइन फैमिली है, उसको लेकर इंसान जो है वो बहुत हमेशा से ही, मतलब सदियों से ही इंसान जो है वो काफ़ी मतलब समझ रहे हैं उनकी ब्यूटी से हम काफ़ी जो है वो इंट्रिग्ड रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी डेंजरस जानवर हैं, राइट। सो एस्थेटिक सेंसिटिविटी जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स की कह लीजिए या एनिमल्स की कह लीजिए। और क्रिएटिव अर्जेस, क्योंकि इंसान का दिमाग जो है वो अवेयर है, वो क्रिएट कर सकता है चीज़ें, राइट। क्रिएट करने के लिए बना है इंसान का दिमाग। तो ये जो क्रिएटिव अर्जेस हैं और जो एस्थेटिक सेंसिटिविटी है वो इंसान की पेंटिंग्स के रूप में नजर आती है प्री हिस्टोरिक पीरियड में, राइट। Among Indians, the love of color and design is so deeply ingrained that they created paintings and drawing even during the earliest periods of history for which we have not direct evidence. So, Indians में, हमारी पेंटिंग्स में हमें कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट दिखेगा। और ये हमें प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से देखने को मिल जाएगा कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से ही कलर्ड पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन ये कहना भी बिल्कुल सही रहेगा कि उस समय के कलर भी बिल्कुल बेसिक ही होंगे, जो बिल्कुल आसानी से अवेलेबल है, जैसे रेड ऑकर, येलो ऑकर, वाइट हो गया, ब्लैक हो गया, बिल्कुल आसानी से मिलने वाले जो वर्ड्स हैं, सॉरी, बिल्कुल आसानी से मिलने वाले जो कलर्स हैं, इनको यूज़ किया प्री हिस्टोरिक मैन ने इंडिया में। अब प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले, राइट। कहाँ कहाँ पर है, साइट पर सवाल बनता है। Prehistory can be defined as events that occurred before the existence of written records in a given culture or society. तो कोई भी इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है, जब हमारे जिस समय का हमारे पास लिटरेरी सोर्स नहीं है। तो आईवीसी से पहले, वैसे आईवीसी का पढ़ा नहीं गया है, इसलिए आईवीसी से पहले का जितना भी पीरियड है ना, चालकोलिथिक, नियोलिथिक, मीजो और पेलियो, ये सारा पीरियड जो है वो क्या है, हमारा प्री हिस्ट्री है, राइट। एक्सकवेशन एट दीज प्लेसेस ब्रॉट टू लाइट। अब अगर लिटरेरी सोर्सेज नहीं है, सो दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स पर भरोसा करना पड़ेगा। तो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स किस तरह के हैं, बोन्स, बोन्स के टूल्स, बोन्स के वेपन, स्टोन के टूल्स, स्टोन के वेपन, मेटल के टूल, मेटल के वेपन। उसके अलावा जो भी हाउस होल्ड की चीज़ें, मतलब समझ रहे हैं, जो भी वेयर डेवलप किया है इंसान ने, जो भी क्लोथिंग के तो बहुत पार्शियल से हमें एलिमेंट्स देखने को मिले, उसके अलावा फूड जो खाया करता था इंसान, उसके हमें बहुत पार्शियल ट्रेसेस देखने को मिले। ठीक है, सो ये हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, लाइक टूल्स, पॉटरी, हैबिटेट्स, बोन्स ऑफ एंशिएंट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स एंड ड्राइंग ऑन वॉल्स ऑफ केव्स आर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस फ्रॉम प्री हिस्टोरिक पीरियड दैट हेल्प्ड अस टू कंस्ट्रक्ट प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। जिसमें आज हम कंसर्न हैं वॉल्स ऑफ केव्स पर जो ड्राइंग्स बनाई गई हैं प्री हिस्टोरिक आदमी द्वारा। ठीक है, by bringing together the information deduced from these objects and cave drawings, scholars have constructed fairly accurate knowledge about what happened and how people lived in prehistoric times. So in archaeological evidence से हमने काफ़ी अच्छा जो है वो हिस्टोरिक मतलब विवरण जो है वो डेवलप कर लिया है कि क्या हुआ होगा उन समय में। ठीक है, इंसान कैसे रहता होगा, मतलब लिविंग हैबिट से लेकर सोशल कंडीशन जो है वो कैसी होंगी उस समय की, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है वो। पेंटिंग एंड ड्राइंग वर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट, पेंटिंग एंड ड्राइंग आर द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म्स एज ऑफ वी नो, राइट। क्यों, क्योंकि अगर किसी तरह की वोकल आर्ट थी भी, अगर गाना गाना जानता था अगर प्री हिस्टोरिक मैन, या हमिंग करना जानता था, या किसी तरह की आवाज़ें, मतलब आवाज़ों से हारमोनी क्रिएट करना अगर जानता था, तो उसके हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। वी कैन नॉट सिंपली से, राइट, कि वो गाना गाना जानता था या नहीं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हाँ, एक सर्टेन लेवल ऑफ हार्मनी हमिंग से क्रिएट करनी आती होगी, लेकिन हम श्योरली नहीं कह सकते ना। ठीक है, लेकिन पेंटिंग एक ऐसी चीज है जिसके हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल जाते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पेंटिंग इज द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म, राइट, प्रैक्टिस्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स यूजिंग केव वॉल्स एज देयर कैनवसेस। लेकिन देखिए, जो अपर पेलियोलिथिक पीरियड है ना, उस समय के हमें पेंटिंग देखने को मिलती हैं एज एन आर्ट फॉर्म्स,
लेकिन आप नियोलिथिक पीरियड तक आएंगे ना, तो इंसान ने ड्रम्स जो है वो बनाने सीख लिए हैं। तो फिर ड्रम्स बजाकर जो है वो म्यूजिक क्रिएट करना और सेलिब्रेशंस करना, ये सब हमें नियोलिथिक पीरियड के इंसान ने, मतलब नियोलिथिक पीरियड का इंसान ये सब करना सीख गया था। सो दैट मीन्स म्यूजिक की सेंस जो है वो नियोलिथिक आदमी ने जरूर डेवलप कर ली थी, लेकिन पेलियोलिथिक जो मैन है उसने पेंटिंग पहले डेवलप की है, म्यूजिक बाद में डेवलप हुआ है, राइट। मतलब एज पर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमने ये कंक्लूजन क्रिएट किया है। नेक्स्ट, द प्री हिस्टोरिक पीरियड इन अर्ली डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉमनली नोन एज ओल्ड स्टोन एज और पेलियोलिथिक एज। ठीक है, ये हम जानते हैं। पेलियोलिथिक में भी हमारे पास लोअर, मिडल और अपर। लोअर को लोअर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप खुदाई करते हैं, है ना, अगर मान लीजिए किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर आपने खुदाई करी, तो सबसे नीचे मिलेगा जो सबसे पहले रहा होगा। ठीक है, तो सबसे नीचे आपको मिलेगा लोअर पेलियोलिथिक, वो सबसे पहले रहा। फिर उसके ऊपर जो मिलेगा दैट इज मिडल पेलियोलिथिक। फिर उसके ऊपर मिलेंगे आपको एविडेंसेस अपर पेलियोलिथिक के, इसलिए इसको लोअर, मिडल और अपर का है। फिर उसके ऊपर आपको मेसोलिथिक के मिलेंगे एविडेंसेस, फिर नियोलिथिक के, और फिर आयरन चाल्कोलिथिक के, और फिर उसके ऊपर आयरन एज के एविडेंसेस मिलेंगे एंड मॉडर्न टाइम्स के एविडेंसेस मिलेंगे, या एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न के एविडेंसेस मिलेंगे। लेकिन सबसे नीचे मिलेंगे आपको लोअर पेलियोलिथिक के, इसलिए सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड को लोअर पेलियोलिथिक कहा है। और यहां पर इंसान ने टूल मेकिंग शुरू करी। दैट मीन्स अभी तो इंसान टूल बनाना सीख रहा है, फिर शेल्टर ढूंढना सीखेगा, फिर क्योंकि पेंटिंग करने के लिए भी तो टूल ही लग रहा है ना, पेंट ब्रश एक टूल ही तो है, राइट। सो दैट मीन्स लोअर पेलियोलिथिक और मिडिल पेलियोलिथिक का इंसान जो है वो अभी पेंटिंग नहीं डेवलप किया। अपर पेलियोलिथिक से हमें पेंटिंग एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, prehistoric paintings have been found in many parts of the world. We do not really know if lower paleolithic people have produced any art projects. So हम कह नहीं सकते, ठीक है, हो सकता है कि करे भी हों, लेकिन अभी तक जो हमारे पास, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है कि हमारे पास सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आ गए हैं, हो सकता है 10-20 साल बाद नए एविडेंसेस आ जाएं, नई कोई डिस्कवरी हो जाए, राइट। तो अभी तक जितना हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है उस हिसाब से लोअर पेलियोलिथिक इंसान जो है वो आर्ट फॉर्म्स नहीं जानता था। ठीक है, खासतौर पे पेंटिंग के बारे में जानकारी नहीं थी। बट द अपर पेलियोलिथिक टाइम्स वी सी अ प्रोलिफरेशन ऑफ आर्टिस्टिक एक्टिविटीज। अपर पेलियोलिथिक से हमें आर्ट जो है वो डेवलप होती हुई नजर आती है, खासतौर पे ड्राइंग एंड पेंटिंग। द सब्जेक्ट्स ऑफ देयर ड्राइंग वर, अब क्या बनाया करते थे वो, तो जो भी उनके परिवार में हो रहा है, बच्चे पैदा होने से लेकर, परिवार वालों के मरने से लेकर, शिकार करने से लेकर, जानवरों से भागने से, जानवरों से छुपना भी तो पड़ता था ना, शेर बाघ बगीरों से बचना पड़ता होगा। ठीक है, उसके अलावा मौसम से लेकर, सेलिब्रेशन से लेकर, दुख से लेकर, सब कुछ जो भी इंसान देख रहा था अपने आसपास, उसको इंसान ने एक्सप्रेस कर दिया पेंटिंग्स में। ठीक है, ह्यूमन फिगर्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, ज्योमेट्रिकल डिजाइन, और जो ज्योमेट्रिकल डिजाइन उसको लगे कि हाँ अगर दो लाइन ऐसे परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है, एंगल बन जाता है, सर्कल बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, ऐसे जिगजैग पैटर्न बन जाएगा, ठीक है, ग्रिल बन जाएगी, तो ये जो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हैं ये इंसान को समझ आए और इसने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जो कि उसको एस्थेटिकली प्लीज करे, जो देखने में उसको सुंदर लगा वो उसने बना दिया, है ना। इन इंडिया द अर्लीस्ट पेंटिंग्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम अपर पेलियोलिथिक टाइम्स। इंडिया में अर्लीस्ट पेंटिंग्स अपर पेलियोलिथिक टाइम्स की है। इंडिया के बाहर हमें मिडल पेलियोलिथिक टाइम्स की पेंटिंग्स भी मिली हैं, लेकिन इंडिया में अपर पेलियोलिथिक टाइम की पेंटिंग सबसे पहली, राइट। कहां कहां मिली है? इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ रॉक पेंटिंग्स वाज मेड इन इंडिया 1867-68 बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर्कीबोल्ड कैरलिल के अंडर जो है वो हमें पहली बार रॉक पेंटिंग्स मिली, जो कि अलेक्जेंडर कनिंगम के डेप्यूटी थे, वो एएसआई के जनरल थे, राइट, ये उनके डेप्यूटी थे। Remnants of rock paintings have been found on the walls of the caves situated in several districts. कहाँ कहाँ मिले हैं अब? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में और बिहार में। ठीक है, सो रिवर बेसिन एरिया कह लीजिए आप, रिवर का बेसिन का एरिया जो होता है वहां पर। ठीक है, रिवर बेसिन एरिया में जहां जहां पर रॉक शेल्टर अवेलेबल हैं, ठीक है, इंडिया में, उन रॉक शेल्टर्स में हमें पेलियोलिथिक से लेकर, मिजोलिथिक से लेकर नियोलिथिक जो है वो मैन रहता हुआ नजर आया है। और जब मैं मैन कह रहा हूं तो मैं ह्यूमन, मेरा मतलब मैं ह्यूमन बोलना चाह रहा हूं, अकेला पुरुष नहीं रह रहे हैं, ठीक है, पूरी कम्युनिटी रह रही है, ह्यूमन रेस, राइट, जो भी उस समय मौजूद थे। और कौन किस किस राज्य में? सो
देखिए भारत के राज्यों के हिसाब से कहाँ कहाँ पर, जहाँ पर रॉकी स्ट्रक्चर्स जो है वो ज़्यादा है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र नहीं तो लेकिन कर्नाटका, कर्नाटका के पड़ोस में आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश के ऊपर उत्तर प्रदेश, आगे बिहार, उत्तराखंड। ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट राज्य हैं जहां से हमें देखने को मिली हैं ऐसी साइट्स जिसमें हमें पेंटिंग्स देखने को मिली, राइट, ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स। खैर अब एक एक करके सबको डिसाइफर करते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, उत्तराखंड की अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उसमें हमें पेंटिंग्स देखने को मिली। द पेंटिंग्स इन उत्तराखंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, मैन, एनिमल एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स इन व्हाइट, ब्लैक एंड रेड ऑकर। ठीक है, सो 3 कलर में, व्हाइट, ब्लैक, और ये देखिए मुख्य कलर्स कौन कौन से हैं। रेड ऑकर मुख्य एक इंपॉर्टेंट कलर है, व्हाइट जो है वो लाइम से मिलेगा, ठीक है, ब्लैक जो है वो कोल से, चारकोल से मिल जाएगा ब्लैक, ठीक है। उसके अलावा लैपिस लूजली से ब्लू भी मिल सकता है, और ग्रीन कलर भी जो है वो मिनरल से अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन मुख्य ये 3 कलर्स हैं, रेड, व्हाइट और ब्लैक, राइट। ह्यूमंस आर रिप्रेजेंटेड इन स्टिक लाइक फॉर्म्स। वन ऑफ द इंटरेस्टिंग सीन्स डिपिक्टेड हियर इज हैंड लिंक्ड डांसिंग ह्यूमन फिगर्स। सो ये है, देखिए, लाखू दियार, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, राइट, जिसमें हाथ पकड़कर जहां इंसान खड़े हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं ऐसे, ये देखिए स्टिक फॉर्म में इंसान को दिखाया गया है। और ये जो रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, ये सारी जो है वो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है, लाखू दियार से, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे आपको, केवल आपको प्लेसेस, साइट ध्यान रखनी है यहाँ पर, ठीक है, प्री हिस्टोरिक की। तो सो लाखू दियार, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, स्टिक फॉर्म में इंसान बना हुआ है, रेड ऑकर में आपको देखने को मिलेगा, और हाथ पकड़कर जो है वो इंसान खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे डांस कर रहे हैं एक तरह से, राइट। नेक्स्ट है कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में। मैंने आपको मैप में दिखाई थी नियोलिथिक साइट्स, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश की, कुप्पगल्लू, पिकली हाल, तेलाकोटा, तेकलकोटा, इस तरह की जो नियोलिथिक साइट्स हैं, नियोलिथिक साइट से हमें जो है वो पेंटिंग्स देखने को मिली है ग्रेनाइट रॉक्स पर ऑफ दीज 2 रीजन्स, प्रोवाइडेड सुटेबल कैनवसेस ऑन टू द नियोलिथिक मैन फॉर हिज पेंटिंग्स। कहाँ कहाँ पर, पिकली हाल आपको ध्यान रखना है, सवाल जो है वो पूछा भी गया है ऑप्शनल में। उसके अलावा तेकलकोटा। नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में हम जानते हैं भीमबेटका एक सबसे बड़ी साइट है ही। रिचेस्ट पेंटिंग्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम विंध्या रेंजेस ऑफ मध्य प्रदेश। These hill ranges are full of Paleolithic and Mesolithic remains. Among these, the largest and most spectacular rock shelter Vindhya Hills are Bhimbetka and Madhya Pradesh. The caves Bhimbetka were discovered in 1757-58 by V.S. Vakankar, एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ की मध्य प्रदेश रीजन की वो ट्राइब्स को स्टडी कर रहे थे, एंड ही स्टम्बल्ड अपॉन दीज केव्स, और उन्होंने देखा कि यहाँ तो प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स हैं, और मतलब आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स तो मिले ही, हड्डियों के टूल्स और स्टोन के टूल्स तो मिले ही, लेकिन पेंटिंग्स जो है वो खास चीज थी, ठीक है। इस तरह की पेंटिंग्स देखिए, जानवरों के ऊपर माउंटेड आदमी, ठीक है, हेड गियर उन्होंने पहना हुआ है और हाथ में स्पीयर लिए हुए हैं और शिकार करने जा रहे हैं, राइट। देखिए इस तरह के ज्योमेट्रिकल, जानवरों के अंदर इस तरह से ज्योमेट्रिकल पैटर्न से फिलिंग की हुई है, ठीक है। हिरणों का झुंड जो है वो इंसान के पीछे जानवर भाग रहा है, इधर देखिए इंसान के पीछे बोअर भाग रहा है, बोअर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा दिखाया हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब जानवरों का साइज जो है वो ठीक दिखाने की कोशिश की जाती है। देखिए हाथी के ऊपर इंसान जो है वो बैठा हुआ है, शिकार कर रहा है, इंसान ने बो एंड एरो पकड़े हुए हैं, तो काफ़ी मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इन्होंने कोशिश करी है, राइट। थीम्स क्या क्या हैं, तो दीज इंक्लूड हंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक। म्यूजिक देखिए न्यूलिथिक साइट तक भी हमें मिलती है ना, ठीक है, तो हमें ड्रम्स देखने को मिलते हैं कि ड्रम्स बजा रहे हैं बैठकर। देखिए इस इमेज में हमें ऐसे देखने को मिलता है जैसे ड्रम्स बजा रहे हो। उसके अलावा हॉर्स एंड एलिफेंट राइडर्स। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, तो घोड़े तो इस समय तो थे ही नहीं, बट स्टिल हमें ये ऐसा लगता है देखने में कि ये घोड़े हैं, है ना, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस घोड़ों के नहीं मिलते हैं, लेकिन ये जानवर ऐसा लगता है जैसे घोड़े, मतलब इंसान घोड़े पर बैठा है, ठीक है। तो ये घोड़े ना होकर ये दूसरे यानी कि भैंसा हो सकता है, या और किसी और तरीके का इस जानवर, मतलब बैल हो सकता है कि बैल पर बैठे हो, ठीक है। एलिफेंट राइडर्स, एनिमल फाइटिंग, हनी कलेक्शन, डेकोरेशन ऑफ बॉडीज एंड अदर हाउस होल्ड सीन्स। Human depictions portray matchstick-like male figures while female figures were given fuller forms.
सो फीमेल का शरीर जो है वो पूरा बनाने की कोशिश की गई है और उनको कई बार न्यूड दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप 18th 19th सेंचुरी तक की ट्राइबल वुमेन्स को देखेंगे ना इस रीजन की, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मतलब न्यूड वो वुमेन जो है वो रहा करती थी, ठीक है, मतलब उनके पहनावे का हिस्सा ही था वो न्यूड रहना। तो प्री हिस्टोरिक वुमेन भी न्यूड जो है वो डिपिक्ट की गई हैं। Men wore their head loose while women kept their women kept their hair braided, right? वुमेन जो है वो चोटियां करके रहती थी और मेन के बाल खुले रहते थे, ठीक। उसके अलावा हैंड, फिस्ट एंड फिंगर प्रिंट्स सिमिलर टू दोज फाउंड ऑन द हाउसेज इन कंटेम्पररी टाइम्स आर ऑल्सो फाउंड। तो कंटेम्पररी टाइम में जिस तरह से हाथ का छाप लगाया जाता है ना, ठीक है, इस तरह के हैंड प्रिंट्स हमें देखने को मिले हैं। तो यानी कि एक प्री हिस्टोरिक प्रैक्टिस है ये। द आर्टिस्ट ऑफ भीमबेटका यूज्ड मैनी कलर्स, जैसे कि वाइट, येलो, ऑरेंज, रेड ऑकर, पर्पल, ब्राउन, ग्रीन, ब्लैक। सो कई कलर यूज करें यहाँ पर, बट वाइट एंड रेड वर द फेवरेट कलर्स। राइट और रेड ऑब्वियसली, क्योंकि वाइट और रेड जो है वो ज़्यादा समय तक टिका भी है ना, क्योंकि ये दोनों ऑक्साइड्स हैं बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो आयरन ऑक्साइड है, मतलब रेड ऑकर जो है बेसिकली एसेंशियली आयरन के ऑक्साइड ही है ये, और वाइट जो है वो कैल्शियम के ऑक्साइड हैं। और प्लस रॉक की दीवारों पर, मतलब जो रॉक की चट्टानी दीवारों पर जब इनको यूज़ किया गया तो इन्होंने, रॉक भी बेसिकली मिनरल ही है, उनसे रिएक्ट किया और ये प्रिजर्व्ड रहे हैं आज तक, ठीक है। Their favorite colors, the paints were made by grinding various rocks and minerals. Red color hematite known as geru in India. The green color came from a green variety of stone called chalcedony. White might be have been made from limestone, ठीक है। Brushes are made from plant fiber. These colors have survived thousands of years of adverse weather conditions. It is believed that colors have remained intact because of the chemical reaction of the oxide present of। तो कलर इंटैक्ट हैं, क्यों? क्योंकि वॉल्स, मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया बेसिकली, ऑक्साइड फॉर्मेशन हो जाता है ना तो प्रिजर्व हो जाती है सरफेस, ठीक है। तो ऑक्साइड फॉर्मेशन की वजह से प्रिजर्व रही वो सरफेस। अदरवाइज आप देखेंगे तो आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ही है वो एसेंशियली, वाइट और रेड कलर तो, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड पेंटिंग्स की बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ पर है। द पेंटिंग ऑफ द अपर पैलियोलिथिक फेज आर लीनियर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि एक लाइन में इस तरह स्टोरी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक इवेंट हुआ, फिर उसके बाद दूसरा इवेंट, फिर तीसरा इवेंट, ठीक है। लीनियर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं इसे। द पेंटिंग्स आर जनरली इन ग्रीन एंड डार्क रेड। Huge animal figures such as bisons, elephants, tigers, rhinos and boars besides stick-like human figures are mainly depicted in painting. Mostly they are filled with geometric patterns. Geometric patterns मतलब ऐसे देख रहे हैं जानवरों के पेट के अंदर इस तरह geometric पैटर्न बनाए होते थे, ठीक है। बोअर यानी बड़ा सा सुअर, बड़े से गैंडे, बड़े से हाथी, इस तरह के देखिए गैंडा बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो जो जानवर इंसान देखता था अपने आसपास उसको डिपिक्ट कर दिया इंसान ने। नेक्स्ट बात करते हैं मीजोलिथिक पीरियड की। द लार्जेस्ट नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेंटिंग्स जो है वो मीजोलिथिक पीरियड से है। क्यों? क्योंकि मीजोलिथिक पीरियड के बाद जो है वो, मीजोलिथिक पीरियड तक इंसान को ठीक ठाक टूल बनाने आ गए थे, लेकिन मीजोलिथिक पीरियड के बाद इंसान ने नियोलिथिक में जब एंटर किया तो इंसान जो है वो एग्रीकल्चरल फेज में उतर रहा था और धीरे धीरे सेटल्ड लाइफ, विलेजेस डेवलप करने की तरफ बढ़ा। दैट मीन्स मीजोलिथिक पीरियड के बाद जो फेज आया है ना, नियोलिथिक एंड देन चालकोलिथिक, यहां पर हमें केव ड्वेलिंग पीपल और विलेज ड्वेलिंग पीपल के बीच में जो है वो रिलेशन बनता हुआ नजर आता है, ठीक है। बिलोंग टू दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड द थीम्स आर डाइवर्स बट द पेंटिंग्स आर स्मॉलर इन साइज। थीम्स ज्यादा है, यानी अब इंसान ज्यादा ज्यादा सोशल सिनेरियोज को या अपने आसपास जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको डिपिक्ट कर रहा है, लेकिन स्मॉलर हैं। पहले जो है वो बड़े बड़े बाइसन, बड़े बड़े हाथी बनाए जाते थे, अब छोटी छोटी पेंटिंग बना रहा है इंसान। हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट इन द पेंटिंग्स। द हंटिंग सीन डिपिक्ट पीपल हंटिंग इन ग्रुप्स आर्म्ड विद बार्ब्ड स्पीयर, पॉइंटेड स्टिक्स, एरोज एंड बोब्स। बार्ब्ड स्पीयर, ठीक है, इस तरह कांटेदार स्पीयर बनाए दिखता था कि। उसके अलावा बोज एंड एरोज के बारे में जानकारी जो है वो मेसोलिथिक पीरियड में थी इंसान को। Mesolithic artists love to paint animals. In some pictures animals are chasing men. अब जैसे बोअर की पिक्चर दिखाई जाती है, बोअर जो है वो इंसान के पीछे भाग रहा है, गैंडा इंसान के पीछे भाग रहा है, ठीक है। इन अदर दे आर बीइंग चेस्ड और हंटेड बाय मैन, दो द एनिमल्स वर पेंटेड इन अ नेचुरलिस्टिक स्टाइल। एनिमल को नेचुरलिस्टिक स्टाइल में, यानी कि जैसा कि हाथी जैसा दिखता है वैसा ही बनाया, लेकिन इंसान को ह्यूमंस वर डिपिक्टेड ओनली इन अ स्टाइलिस्टिक मैनर, ठीक है। एक इस तरह का स्टाइल देखिए जी,
इस तरह मैच स्टिक स्टाइल में या केवल स्टिक स्टाइल में बनाया जा रहा है। ऊपर हेड गियर पहना हुआ है इंसान ने, ठीक है, हाथ में स्पीयर ले रखा है या बो एंड एरो ले रखा है इंसान ने हाथ में, तो इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं इंसान को, ठीक है, स्टाइलिस्टिक मैनर में। वुमेन आर पेंटेड बोथ इन न्यूड एंड क्लोथ्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सवाल बनता है डायरेक्ट, ये एक एक पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। द यंग एंड ओल्ड इक्वली फाइंड, अब यंग लोग, बच्चों को भी दिखाया हुआ, बच्चों को खेलते कूदते दिखाया हुआ, बच्चों को पैदा होते हुए दिखाया हुआ है। चिल्ड्रन आर पेंटेड रनिंग जंपिंग एंड प्लेइंग, कम्युनिटी डांसेस, बहुत इंपॉर्टेंट, हाथ पकड़कर जो है वो नाच रहे हैं सारे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इस तरह की कम्युनिटी डांसेस जो है वो हमें, ये तो हमें अल्मोड़ा से भी देखने को मिली, भीमबेटका में भी देखने को मिली इस तरह की इमेजेस, ठीक है। बात करें चाल्कोलिथिक पीरियड, दैट वाज मेसोलिथिक, अब चाल्कोलिथिक पेंटिंग्स की बात करते हैं। पेंटिंग्स ऑफ दिस पीरियड रिवील द एसोसिएशन, कॉन्टेक्ट एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ केव ड्वेलर्स ऑफ दिस एरिया विद सेटल्ड एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि चाल्कोलिथिक पीरियड तक आते आते इंसान ने विलेज ड्वेलिंग शुरू कर दी, इंसान ने जो है वो एग्रीकल्चर शुरू कर दिया। तो केव ड्वेलर्स और एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में जो लेन देन हुआ है वो हमें पेंटिंग्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। मैनी ऑफ टाइम चाल्कोलिथिक सेरेमिक्स एंड रॉक पेंटिंग्स बेयर कॉमन मोटिव्स, एग्जांपल क्रॉस हैच्ड स्क्वायर एंड लेटिस, ठीक है। इस तरह से ये लेटिसेस, ग्रिड पैटर्न, ये सब जो है वो देखने को मिलता है हमें। पॉटरी एंड मेटल टूल्स आर ऑल्सो शोन। अब देखिए, जो कैसे पता चल रहा है विलेज ड्वेलर्स या जो चाल्कोलिथिक मैन है उसका केव ड्वेलर के साथ रिलेशन कैसे दिख रहा है। केव्स में हमें पॉटरी और मेटल टूल्स जो है वो बनाए हुए नजर आते हैं, जो कि विलेज ड्वेलर्स या विलेज ड्वेलिंग चाल्कोलिथिक पीरियड के जो लोग हैं वो यूज किया करते थे पॉटरी और स्टोन टूल या मेटल टूल्स को। उनका डिपिक्शन हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, केव्स में। दैट मीन्स देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन, एक मान सकते हैं आपकी एक ट्रेडिंग रिलेशन, हो सकता है कि अच्छा, हो सकता है कि बुरा, क्योंकि सर्वाइवल की भी दिक्कत रहती होगी, राइट। तो एक इस तरह, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि देयर वाज अ रिलेशनशिप बिटवीन केव ड्वेलिंग पीपल एंड विलेज ड्वेलिंग पीपल चाल्कोलिथिक टाइम्स के, राइट। ओडिशा रॉक शेल्टर्स की बात करते हैं, देयर आर रॉक शेल्टर्स इन ओडिशा। The paintings ranging from small geometrical floral patterns to big animal motif and human figures are shown hunting, fighting, dancing and doing domestic chorus, ठीक है, या चोरस। सो उड़ीसा रॉक शेल्टर पेंटिंग्स हैं ये, ठीक है। तो वही जो मैंने आपको बोला, इंसान की डेली एक्टिविटीज या जो भी इंसान देखता है वो डिपिक्ट किया गया है। मोस्ट पेंटिंग ऑन वॉल्स फॉलो अ सीक्वेंशियल हॉरिजॉन्टल पैटर्न, राइट, लीनियर रिप्रेजेंटेशन है, एक लाइन में जो है वो स्टोरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। द कलर्स यूज्ड आर रेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आयरन, ब्राउन फ्रॉम कॉपर एंड वाइट फ्रॉम लाइम कंपाउंड्स। सो ब्राउन कॉपर से निकलता है, ठीक है, रेड जो है वो आयरन ऑक्साइड, आयरन से निकलता है, और वाइट जो है वो लाइम से, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह से, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। द पेंटिंग कैरीज द रेमिनिसेंस ऑफ अजंता म्यूरल्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो रॉक पेंटिंग्स हैं, उसके बाद जो जगन्नाथ टेम्पल हैं वहां पर म्यूरल पेंटिंग्स हैं। तो जगन्नाथ टेम्पल की जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं वो अजंता की म्यूरल पेंटिंग जैसी हैं। उड़ीसा की बात कर रहे हैं हम, वैसे तो हम म्यूरल्स पर आगे जाएंगे, लेकिन अभी उड़ीसा की बात चल रही है तो एक पॉइंट इंक्लूड कर देता हूँ। स्प्लेंडेड म्यूरल्स अडॉर्न द इनसाइड ऑफ जगन्नाथ टेम्पल, बुद्ध विजया पेंटिंग इन, जगमोहन क्या होता है मंदिर का, ठीक है, एक मंदिर का जगमोहन क्या होता है कमेंट में बताएंगे आप। ऑफ द लक्ष्मी टेम्पल एंड कांची विजय इन द जगमोहन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल जो है वो म्यूरल्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि अजंता में जो म्यूरल्स देखने को मिलेंगे उनके जैसे, ठीक है। तो खैर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, म्यूरल पेंटिंग्स क्या होती हैं। सो म्यूरल का मोटा मोटा मतलब ये है कि किसी भी परमानेंट सरफेस पे अगर आपने कुछ ड्रॉ कर दिया या पेंटिंग बना दी तो वो म्यूरल पेंटिंग कहलाएगी, ठीक है। तो वो परमानेंट सरफेस कोई दीवार हो सकती है, सीलिंग हो सकती है, पिलर हो सकता है ना, या किसी भी और ऑब्जेक्ट की आउटर या इनर सरफेस हो सकती है। परमानेंट सरफेस होनी चाहिए, मतलब पेजेस की बात नहीं हो रही, ठीक है, किसी और सरफेस की बात नहीं हो रही, किसी आर्किटेक्चरल कोई मतलब क्या बोलते हैं, कोई बिल्डिंग है उसकी परमानेंट सरफेस की बात हो रही है, राइट। वॉल्स मान के चलिए, मोटा हिसाब, वॉल, सीलिंग, पिलर पर अगर कुछ बना रखा है, कुछ ड्रॉ किया, दैट इज म्यूरल पेंटिंग, राइट। सो म्यूरल पेंटिंग को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंट्रीब्यूशन देखते हैं, प्री हिस्टोरिक मैन का कंट्रीब्यूशन क्या है पेंटिंग में। पहला पॉइंट ये आ गया आपका GS1 के लिए, थोड़ा सा GS1 के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट्स डाल दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि GS1 में आगे हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, है ना।
पेंटिंग्स दो फ्रॉम द रिमोट पास्ट डू नॉट लैक पिक्टोरियल क्वालिटी, पिक्टोरियल क्वालिटी अच्छी थी। जानवरों को, आप जानवरों को देखकर समझ जाएंगे कि अच्छा ये तो वो जानवर है, मतलब हाथी को देखेंगे तो हाथी दिखेगा आपको, गैंडा देखेंगे, सुअर देखेंगे, शेर देखेंगे तो आपको दिखेंगे वो जानवर, राइट। डिस्पाइट द वेरियस लिमिटेशन सच एज एक्यूट वर्किंग कंडीशंस, inadequate tools, materials, etc., there is a charm of simple rendering of scenes of the environment in which artists lived. So tools नहीं थे उस समय, conditions अच्छी नहीं थी, but still जो है वो इंसान, जो उस समय का इंसान जो स्टोरी बताना चाह रहा था वो, यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस करने में वो कामयाब रहा, लेट जस्ट से, राइट। द मेन शोन इन देम अपीयर एडवेंचरस, अब मैन जो है वो एडवेंचरस दिखाए गए हैं, लड़ते झगड़ते, जानवरों से लड़ते, आपस में लड़ते, ठीक है, हंटिंग करते। द एनिमल्स जो हैं वो मोर यूथफुल, एनिमल्स को यूथफुल दिखाया गया, मैजेस्टिक एंड परहैप्स दे वर एक्चुअली वर। बोथ प्रोपोर्शन एंड टोनल इफेक्ट हैव बीन रियलिस्टिकली मेंटेन इन देम। प्रोपोर्शनल और टोनल इफेक्ट मैं आपको वैसे GS1 में बताऊंगा प्रॉपर्ली होता क्या है, लेकिन कहने का मतलब जैसा जानवर दिखता है वैसा डिपिक्ट करना। ऐसा ना हो कि मतलब हाथी की एक ही टस्क होती है ना, ठीक है, तो 2 टस्क दिखा रहे हैं, जो कि बाद में हमें देखने को मिलता है ना कि 6 पैरों वाला घोड़ा या पंखों वाला घोड़ा, ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया लेकिन यूरोप के हमें आर्ट में जो है वो देखने को मिलता है। तो इंसान ने अपनी तरफ से जानवर में जोड़ दिया, तो ऐसा नहीं, ठीक है। टोनल और प्रोपोर्शनल जो रियलिस्टिकल जो एलिमेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, राइट। सो जैसा देख रहा है नेचर में इंसान, वैसा उसने ड्रॉ कर दिया। द प्रिमिटिव आर्टिस्ट सीम टू पोजेस एन इंट्रिंसिक पैशन फॉर स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज, हमें समझ आता है कि ये डांसिंग, ग्रुप डांसिंग चल रही है, हमें पेंटिंग देखकर पता चलता है कि इनकी फैमिली में कोई मर गया था, उसको रिप्रेजेंट किया गया, या बर्थ को रिप्रेजेंट किया गया, हंटिंग को रिप्रेजेंट किया गया, चेजिंग को रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। तो पेंटिंग से स्टोरी पता चल रही है। नेक्स्ट, दीज पिक्चर्स डिपिक्ट इन अ ड्रामेटिक वे बोथ मैन एंड एनिमल्स एंगेज्ड इन स्ट्रगल। अब ये एक बहुत खास और बहुत गहरा इमोशन प्री हिस्टोरिक मैन जो है वो एक्सप्रेस करने में कामयाब रहा, वो है सर्वाइवल का। प्री हिस्टोरिक मैन को पता था कि हम और जानवर दोनों सर्वाइवल में पड़े हुए हैं, अपने दोनों को सर्वाइवल की फंसी हुई है, ये उनकी पेंटिंग से हमें पता चलता है। इस गहरे इमोशन को वो एक्सप्रेस करने में कामयाब रहे, राइट, और हम समझने में कामयाब रहे। These prehistoric paintings help us to understand about early human beings, their lifestyles, their food habits, their daily activities, and above all, they help us understand their mind, the way they thought. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, पेंटिंग से हमें ये पता चला कि इंसान क्या खाया करता था, ये पता चला कि इंसान की सोसाइटी में कौन कौन मेंबर हुआ करते थे। तो बूढ़े भी इंक्लूडेड है, बच्चे भी इंक्लूडेड है, जवान भी इंक्लूडेड है, शिकार कौन कर रहा है, गैदरिंग कौन कर रहा है, ये हमें पेंटिंग से नजर आ जाता है। तो सोसाइटी के बारे में, डेली एक्टिविटीज के बारे में, फूड हैबिट्स के बारे में, और इंसान किस तरह सोचता था, सर्वाइवल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हमें दिख जाता है। हंटिंग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें दिख जाता है। तो द थॉट प्रोसेस ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन हमने डिड्यूस कर लिया है उसकी पेंटिंग से, ठीक है। The prehistoric period remains are a great witness to the evolution of human civilization through the numerous rock weapons, tools, ceramics of bones. तो एक तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर बात करें, सो अपर पैलियोलिथिक से, मीजोलिथिक से, या उससे पहले आ जाएं, लोअर पैलियोलिथिक से, मिडल पैलियोलिथिक से, अपर पैलियोलिथिक से, मीजोलिथिक से, नियोलिथिक से, चालकोलिथिक से, आयरन एज तक, ये जो पूरा डेवलपमेंट है, सोफिस्टिकेशन, द ग्रेजुअल सोफिस्टिकेशन ऑफ द यूज ऑफ टूल्स, राइट, और पत्थर से मेटल के टूल्स तक बढ़ना, ये जो पूरा प्रोसेस है हमें इन प्री हिस्टोरिक रिमेन्स से पता चलता है, ठीक है। मोर देन एनीथिंग द रॉक पेंटिंग्स आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ। अब हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो प्रिमिटिव पूर्वज हैं भारत के, वो ये जो रॉक पेंटिंग्स छोड़ के गए हैं ना, वो उनकी ग्रेटेस्ट, मतलब समझ रहे हैं, उनकी लेगेसी है और हमारी हेरिटेज है उनसे ग्रेटेस्ट, ठीक है, वो पेंटिंग्स। और बहुत सारी पेंटिंग्स को जो है वो प्रिजर्व किया गया है। खैर, अब अभी तक हमने देखा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, अब बात करते हैं एंशिएंट पीरियड तक आते हैं। क्यों? क्योंकि प्री हिस्ट्री के बाद हमें कौन सी पेंटिंग देखने को मिली है? प्रोटो हिस्ट्री की पेंटिंग्स नहीं देखने को मिलती, ठीक है। क्यों? क्योंकि आईवीसी में कोई पेंटिंग है नहीं बिसाइड्स देयर पॉटरी। पॉटरी पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, या उनकी सील्स पर हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, राइट। सो वो एग्जैक्टली पेंटिंग नहीं है। पॉटरी वाली तो पेंटिंग आप मान सकते हैं, सील वाली तो पेंटिंग नहीं है ना, ठीक है। और हमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। पेंटिंग अगर थी भी तो सर्वाइव नहीं हुई है, हमें पता नहीं है उनके बारे में, वी कैन नॉट से फॉर श्योर।
उसके अलावा प्रोटो हिस्ट्री के बाद, ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री के बाद आप आ जाएंगे ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड। सो ऋग्वैदिक से लेटर वैदिक पीरियड के आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस ना के बराबर हैं। सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस अगर ना के बराबर हैं तो पेंटिंग्स भी ना के बराबर है। फिर उसके बाद आएगा 16 महाजनपद और फिर मॉडर्न पीरियड। तो 16 महाजनपद और मॉडर्न पीरियड की भी पेंटिंग्स हमारे पास ना के बराबर प्रिजर्व्ड, अगर होंगी भी तो प्रिजर्व्ड नहीं है, और अगर इन राजाओं के बारे में बनाई भी गई है तो इस समय की नहीं है, बाद की हैं फिर, राइट। सो दैट मीन्स आप ये मान के चलें कि फ्रॉम द प्री हिस्ट्री टिल फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी BCE तक हमारे पास पेंटिंग्स नहीं है। सेकेंड सेंचुरी मतलब प्री हिस्ट्री की है, उसके बाद प्रोटो से सेकेंड सेंचुरी BCE तक की हमारे पास पेंटिंग्स नहीं है। सेकेंड सेंचुरी BCE यानी लेटर मॉडर्न पीरियड से हमें पेंटिंग्स देखनी, मतलब पेंटिंग्स जो है वो इंडिया में दिखनी शुरू हो जाती, ठीक है। अब लेटर मॉडर्न पीरियड में कौन एक्टिव था, तो आप कहेंगे जी बुद्धिज्म एक्टिव है, ठीक है। बुद्धिज्म का कौन सा सेक्ट एक्टिव है, तो आप कहेंगे जी हीनयान से महायान में ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, लेकिन हीनयान एक्टिव है। तो आप कहेंगे हीनयान क्या पेंट करता है, तो हीनयान बुद्ध को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करता है, यानी बोधि ट्री से, धर्म चक्र से, बुद्ध के फुटप्रिंट से, बुद्ध के सिंहासन से, बुद्ध के जीवन से जुड़े जानवरों से, मतलब सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके अलावा फ्लोरल मोटिव्स हमें देखने को मिलते हैं पेंटिंग में। तो सेकेंड सेंचुरी BCE की जो हमें पेंटिंग देखने को मिलेंगी वो बुद्धिज्म से रिलेटेड होंगी, और वो पेंटिंग जो है वो बुद्धिज्म का फर्स्ट फेज ऑफ पेंटिंग होगा जिसमें बुद्ध को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर उसके बाद फर्स्ट सेंचुरी CE, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट सेंचुरी CE में जब हम आएंगे, यानी कि AD में जब हम आएंगे, यहां से हमें हिंदुइज्म की पेंटिंग, मतलब हिंदुइज्म के एलिमेंट दिखने को लग जाएंगे, दिखना शुरू हो जाएंगे, यानी हमें शिव, विष्णु और शक्ति की पेंटिंग्स जो हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी, राइट। सो आइए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो इंडियन पेंटिंग्स हैं, राइट, सेकेंड सेंचुरी BC के बाद जो इंडियन पेंटिंग्स बनी, भले ही वो बुद्धिज्म से जुड़ी हो, जैनिज्म से जुड़ी हो, या शैविज्म से जुड़ी हो, या वैष्णविज्म से जुड़ी हो, जो इंडियन पेंटिंग्स मिली उन सभी पेंटिंग्स में हमें क्या प्रिंसिपल क्या नजर आ रहा है, राइट। क्या कुछ सेट ऑफ लॉज हैं, कुछ कानून हैं, कुछ उनके प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स पर उन्होंने बेस किया है अपनी पेंटिंग की आर्ट को। तो वो प्रिंसिपल हम कहलाते हैं षड अंग, यानी कि 6 लिम्ब्स। तो पेंटिंग के षड अंग हैं, ठीक है, पेंटिंग के 6 जो हैं वो लिम्ब्स हैं, यानी कि अगर किसी को पेंटिंग बनानी है तो इन 6 प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। So India of the first century BCE had seen the evolution of Shadang or the 6 limbs of painting which are considered as prime principle of art even today। तो आज तक भी अगर आपको पेंटिंग आर्ट करनी है या उसके अलावा और भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी ये षडांग जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग वर दीज प्रिंसिपल्स दैट दे हैव फाउंड प्लेस इन वत्स्यानाज की कामसूत्र जो किताब है वत्स्याना की, उसमें भी ये षड अंग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो नॉट जस्ट फॉर पेंटिंग्स बट ऑल्सो परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, ठीक है। These limbs were actually 6 different points which emphasized what all artists needed to infuse in their artworks to achieve greater effectiveness and appeal। So किसी भी तरीके का आर्टिस्ट है, भले ही वो परफॉर्म कर रहा है आर्ट को, ठीक है, या कोई विजुअल आर्ट क्रिएट कर रहा है, उसको ये 6 एलिमेंट्स जो हैं वो ध्यान देना, ये 6 की पॉइंट्स पर ध्यान देना है अपने आर्ट में। क्या क्या है वो? रूप भेदा, परमानी, भाव लावण्य योजनम, सदृश्यम, वर्ण कभनगम इति चित्रम षडकम, ठीक है। तो ये एक श्लोक है, इसका मतलब ये है बेसिकली कि ये 6 लिम्ब हैं, जिसमें सबसे पहला है रूप भेद, द नॉलेज ऑफ अपीयरेंस। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कैसी दिखती है, हाथ कैसी दिखती है, हाथ को कैसा बनाना है, चेहरे को कैसा बनाना है, ठीक है। जानवर दिखता है कैसा, जानवरों को कैसा बनाना है, सो दैट इज रूप भेद। दूसरा है एंड नॉट जस्ट पेंटिंग, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं, कुछ लिख भी रहे हैं, तो उसमें भी रूप भेद, ठीक है।
अगर आप बादल के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे ना कि बादल जो है वो चौरस है ना, बादल की शेप नहीं है ना, समझ रहे हैं, बादल का रूप हम समझेंगे अगर आप बादल के बारे में लिख रहे हैं तो। सो नॉट जस्ट इन पेंटिंग बट इन एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, रूप भेद यानी कि नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, पता होना चाहिए कोई चीज कैसी दिखती है, राइट। सेकेंड चीज आएगा आपका परमनाम, ठीक है। परमनाम क्या है? करेक्ट परसेप्शन, मेजर एंड स्ट्रक्चर। अब करेक्ट परसेप्शन, एक ये तो सब्जेक्टिव बात हो गई वैसे तो, लेकिन मेजर एंड स्ट्रक्चर जो है वो जुड़ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप हाथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप हाथी को चींटी जितना नहीं बताएंगे, हाथी शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, या हाथी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी आर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप मतलब किसी विकराल चीज की बात कर रहे हैं ना, कोई ह्यूमंगस चीज की आप बात कर रहे हैं तो आप हाथी की तरह उसको नरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज भाव, एक्शन एंड फीलिंग्स। आपकी आर्ट में एक्शन, जो भी आप मतलब कोई भी आर्ट है वो समझ रहे हैं आपकी फीलिंग एक्सप्रेस कर रही है, तो आप जो भी फीलिंग आप दिखाना चाह रहे हैं वो क्लियरली दिखना चाहिए। अब मान लीजिए आप बनाना चाह रहे हैं सैड सॉन्ग, ठीक है, लेकिन आपने उसमें जो है वो बीट डाल रखी है बढ़िया डांस वाली, तो वो भाव नहीं रहा ना, ठीक है। आप अपने दिल के गम को दिखाना चाह रहे थे लेकिन सामने वाला तो नाचने लग पड़ा, ठीक है। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट चीज लवण्य योजनम, इन्फ्यूजन ऑफ ग्रेस एंड आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन। अब ग्रेसफुल होनी चाहिए ना, एस्थेटिक्स होने चाहिए, दिखने में सुंदर लगनी चाहिए। आपने कुछ पेंटिंग बनाई वो इतनी भयावह है कि नींद नहीं आई देखने वाले को, ठीक है। आपने ऐसा जो है वो गा दिया कि मतलब मूड खराब हो गया, व्यक्ति ने 2 दिन खाना नहीं खाया, ठीक है। तो ग्रेस होनी चाहिए आर्ट में, ठीक है, मतलब एस्थेटिक्स होने चाहिए। जो भी आर्ट कर रहे हैं वो समझ रहे हैं वो ग्रेसफुल होनी चाहिए, वो सुंदर होनी चाहिए, वेल प्रपोर्शन, वेल मतलब अच्छे से एग्जीक्यूट की जानी चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं ना वीडियोस में, बारात में नाचते हैं शराब पीकर लोग, ठीक है, और दूसरी जगह अगर आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखेंगे तो वो जो ग्रेस होती है, मान लीजिए जो क्लासिकल फोक डांसर्स हैं इंडिया के, वो जो कोई भी क्लासिक मान लीजिए कथक अगर कोई कर रहा है तो वो जो ग्रेस है उनके फेशियल एक्सप्रेशंस की, ठीक है, वो हमें देखने में अच्छी लगती है ना, दैट इज लवण्य योजनम। नेक्स्ट पॉइंट सदृश्यम, यानी कि स्माइली, सिमिलिट्यूड, सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटी मतलब कहने का मतलब अगर आप पेड़ बना रहे हैं तो जैसे हम बचपन में बनाते थे ना पेड़, ठीक है, ऐसे बना दिया, और दिस इज नॉट सदृश्यम। पेड़ बना रहे हैं, पेड़ में टहनी होनी चाहिए, पत्तियां अलग से दिखनी चाहिए, कौन सा पेड़ है, समझ रहे हैं? जरूरी नहीं है कि सारे पेड़ ऐसे ही होते हैं, ठीक है, सारे पेड़ ऐसे तो नहीं होते ना, ठीक है, हम सारे पेड़ बचपन में ऐसे ही बनाया करते थे। तो सदृश्यम का मतलब है कि सिमिलैरिटी आपकी आर्ट में, ठीक है। और लास्ट है आपका वर्णिका भंग, यानी कि अगर आप आर्ट मतलब पेंटिंग कर रहे हैं तो आर्टिस्टिक मैनर ऑफ यूजिंग ब्रश एंड कलर्स, तो किस तरह ब्रश और कलर्स को यूज किया जाता है, दैट इज वर्णिका भंग। द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ पेंटिंग बाय बुद्धिस्ट इंडिकेट्स, अब बुद्धिस्ट की जो पेंटिंग डेवलप हुई है खासतौर पे सेकंड फेज में, जिसमें जातका स्टोरीज को उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इंडिकेट्स द 6 limbs were put into practice by Indian artists and are the basic principles on which their art was founded. So बुद्धिस्ट पेंटिंग में हमें ये षडांग देखने को मिलते हैं। ऑल राइट, अब बात करते हैं म्यूरल पेंटिंग्स की, ठीक है। सो टाइप ऑफ पेंटिंग्स में प्री हिस्टोरिक पेंटिंग हमने देख ली, अब बात करते हैं म्यूरल पेंटिंग। म्यूरल पेंटिंग क्या होता है, मैंने बोला क्या है म्यूरल पेंटिंग, एसेंशियली एक किसी फिक्स्ड सरफेस पे आपने कुछ ड्रॉ कर दिया, वो म्यूरल है। लेकिन हम देखेंगे जो इंडिया में हमें एंशिएंट समय की म्यूरल्स मिली हैं, चाहे वो अजंता की हो, एलोरा की हो, बाग केव्स की हो, ठीक है, मतलब जितने भी जहां जहां भी विजयनगर में जहां जहां भी हमें म्यूरल्स मिली हैं, उन म्यूरल्स में कुछ एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है या टाइप ऑफ म्यूरल्स, और नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर मिलने वाली म्यूरल्स में, इंडिया यूरोप में जो म्यूरल्स मिली हैं उनमें क्या जो है वो एक कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या आप किस तरह कैरेक्टराइज कर सकते हैं म्यूरल को, वो भी समझते हैं, ठीक है। इंडियन म्यूरल पेंटिंग्स आर पेंटिंग्स मेड ऑन वॉल्स ऑफ केव्स एंड पैलेसेस, ठीक है, केव्स और पैलेसेस की दीवारों पर बनी है, क्योंकि आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करने की हिम्मत केवल रूलिंग क्लास की थी, उसके अलावा और कोई पेट्रोनाइज कर नहीं सकता था, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज करे। मतलब आर्टिस्ट अपने घर में तो बनाते ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मोस्टली जो है वो रूलिंग क्लास की बिल्डिंग्स या तो इस तरह की केव्स में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि इंडिया में आर्किटेक्चर जो
बड़ा आर्किटेक्चर है इंडिया में, सेलिब्रेटेड आर्किटेक्चर जिसे आप कह सकते हैं, तो वो कहां से शुरू हुआ है? केव से शुरू हुआ है ना। केव से, रॉक कट से फिर स्ट्रक्चरल टेम्पल्स बने, राइट। द अर्लीस्ट The earliest evidence of murals is the beautiful frescoes painted on the caves of Ajanta and Ellora. तो अगर सबसे पहले आर्किटेक्चर इंडिया में केव से शुरू हुआ है, तो सबसे पहले पेंटिंग्स एंशिएंट इंडिया की हमें कहाँ मिलेंगी? केव्स में। और सबसे पुरानी केव्स कौन सी है हमारी? अजंता और अलोरा वाली, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और भी हैं, और भी इससे ओल्ड है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट है अजंता एंड एलोरा, ठीक है। उसके अलावा द बाग केव्स एंड द सीतन वसल केव, जिसमें हमें जैन म्यूरल देखने को मिलते हैं, है ना। बाग केव में आपको हिंदू, मतलब क्या बोलते हैं, वैष्णविज्म से जुड़ी हुई ज्यादा मिल जाएंगी। एलोरा में आपको हिंदू मतलब वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्ति, उसके अलावा बुद्धिज्म, जैनिज्म तीनों मिल जाएंगे। और अजंता में मेजॉरिटी आपको बुद्धिस्ट आर्ट की मिलती है, राइट। इन द ओल्ड स्क्रिप्ट्स एंड लिटरेचर देयर वर मैनी एविडेंसेस ऑफ मुराल पेंटिंग, राइट। सो ओल्ड स्क्रिप्चर्स जो हैं, पुराणों को ले लें आप, या और जितने भी उपनिषद वगैरह, उनमें मुराल पेंटिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन वेल प्रिजर्व्ड ऐसी मुराल्स जो प्रिजर्व्ड रह गई, वो हमें अजंता से, बाग से, एलोरा से, सीतन वसल से देखने को मिलेंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विनय पिताका बुद्धिस्ट लिटरेचर, द नोटेड कोटेशन ऑफ वैशाली, आम्रपाली एम्प्लॉयड द पेंटर्स to paint the kings, traders and merchants of the time on the walls of her palaces. तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, ठीक है, कि हमें जो लिटरेचर है, पुराना लिटरेचर है, उसमें म्यूरल पेंटिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं म्यूरल पेंटिंग बनाई किस तरह जाती है। तो अभी मैंने फ्रेस्को वर्ड का इस्तेमाल किया, तो फ्रेस्को जो है वो एक तरह की म्यूरल पेंटिंग है, ठीक है। फ्रेस्को में बेसिकली क्या होता है, जो ट्रू फ्रेस्को होती है उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम पेंटिंग दीवारों पे बन रही है, और शुरुआत केव्स में हुई, तो केव की दीवार ऊबड़ खाबड़ होती है। तो सबसे पहले तो उसके ऊपर एक प्लास्टर लगाया गया। वो प्लास्टर गोबर, क्ले, मिट्टी और जो चावल या क्या बोलते हैं, गेहूं का जो भूसा होता है, ठीक है, उसको मिक्स करके वो प्लास्टर लगाया गया ताकि एक प्लेन सरफेस हो जाए, राइट। फिर उसके ऊपर एक बहुत थिन सा प्लास्टर लाइम का लगाया गया, राइट। और फिर उस लाइम के प्लास्टर को गीला रखा गया, जब तक वो गीला है उसके ऊपर पेंटिंग कर दी गई। और उसके ऊपर जो पेंटिंग की गई, गीले पर इसीलिए पेंटिंग की गई ताकि उस प्लास्टर में डीपली वो कलर पेनिट्रेट कर जाए और ज्यादा समय तक टिका रहे। दिस इज ट्रू फ्रेस्को। तो जब प्लास्टर गीला होता है और गीले प्लास्टर पर ही पेंटिंग कर रहे होते हैं, उसको कहा जाता है ट्रू फ्रेस्को, ठीक है। लेकिन हमें म्यूरल पेंटिंग्स भी, या हमें फ्रेस्कोस भी दो तीन तरह के नजर आएंगे। जो ट्रू फ्रेस्को है वो गीले प्लास्टर पर होता है, ध्यान दीजिएगा। द टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ मेकिंग इंडियन वॉल पेंटिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड इन, अब ये टेक्निक कहां पर बताई गई है? तो टेक्निक बताई गई है विष्णु धर्मोत्तरम पुराण में, जो कि विष्णु पुराण का एक अपेंडिक्स माना जाता है। ये विष्णु धर्मोत्तरा या विष्णु धर्मोत्तरम पुराण कहा जाता है, संस्कृत टेक्स्ट ऑफ 5th से 6th सेंचुरी, जिसमें टेक्निक बताई गई है कि ये फ्रेस्को या मुराल बनाने कैसे हैं। द प्रोसेस ऑफ दीज पेंटिंग्स अपीयर टू हैव बीन द सेम इन ऑल अर्ली एग्जाम्पल्स दैट हैव सर्वाइव्ड विद एन ओनली एक्सेप्शन इन द राजेश्वर टेम्पल एट तंजावुर। सो तंजौर का जो राजेश्वर टेम्पल है उसमें हमें ट्रू फ्रेस्को देखने को मिलेगा। अदरवाइज अजंता ले लीजिए, एलोरा ले लीजिए, बाग ले लीजिए, सीतन वसल ले लीजिए, हर जगह पर हमें फ्रेस्को तो मिल रहा है लेकिन ट्रू नहीं है। दैट मीन्स वो जो प्लास्टर लगाया गया उसको गीले रहते पेंटिंग नहीं की गई, उस प्लास्टर को पहले सुखाया गया, फिर उसके बाद पेंटिंग की गई, और फिर उसके बाद गीला किया गया ताकि कलर जो है वो चिपका रहे, राइट, ठीक है। और अगर प्लास्टर सूख रहा है उसके बाद पेंटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लास्टर में किसी ना किसी तरीके का बाइंडिंग मटेरियल जोड़ा जाएगा। बाइंडिंग मटेरियल के लिए हो सकता है ग्लू यूज करें, ठीक है, हो सकता है बाइंडिंग मटेरियल के लिए हनी का यूज करें, हो सकता है बाइंडिंग मटेरियल के लिए एग यॉक का यूज करें। लेकिन मोस्टली पेंटिंग्स बुद्धिस्ट ने बनाई हैं तो एग नहीं यूज किया, उन्होंने ग्लू का यूज किया बाइंडिंग मटेरियल के लिए, ठीक है। सो तंजौर में जो मिला है दैट इज ट्रू फ्रेस्को, विच इज सपोज टू बी डन इन ट्रू फ्रेस्को मेथड ओवर द सरफेस ऑफ रॉक, ठीक है। रॉक पर ट्रू फ्रेस्को बनाया गया, ध्यान रखेंगे, तंजौर में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है।
मोस्ट ऑफ द कलर्स वर लोकली अवेलेबल, वही पुराने यूज हो रहे, रेड ऑकर, ब्लैक, येलो ऑकर, वाइट, ब्राउन, लपीज लूजली, ग्रीन, वही पुराने कलर, राइट। और ब्रशेस किससे बन रहे हैं? हेयर ऑफ एनिमल सच एज गोट, कैमल, मंगूज एटसेट्रा। द ग्राउंड वॉज कोटेड विद एन एक्सीडिंगली थिन लेयर ऑफ लाइम प्लास्टर ओवर विच पेंटिंग्स वर ड्रॉन इन वाटर कलर्स। तो एक्सीडिंगली थिन लेयर ऑफ लाइम प्लास्टर की एक बहुत पतली सी लेयर बनाई जाती है, उसके ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है, राइट। इन ट्रू फ्रेस्को मेथड द पेंटिंग्स आर डन व्हेन द सरफेस वॉल इज स्टिल वेट सो दैट द पिगमेंट्स गो डीप इनसाइड द वॉल सरफेस। देखिएगा, ट्रू फ्रेस्को में क्या होता है, प्लास्टर वेट होता है, उसके ऊपर अगर पेंटिंग बनाएंगे तो ट्रू फ्रेस्को है, और अगर ऐसा नहीं है तो ट्रू फ्रेस्को नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है, उसको सेको कहा जाता है। फिर the other method of painting which was followed in most of the cases of Indian painting is known as tempera या tempora। जो ट्रू फ्रेस्को नहीं है उसको टेम्परा कहा जाता है या सेको कहा जाएगा, ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ पेंटिंग on the lime plastered surface which has been allowed to dry first and then drenched with fresh lime water। तो पहले ड्राई होने दिया, फिर उसके बाद पेंटिंग बनाई और फिर उसके ऊपर जो है वो फ्रेश लाइम वाटर लगाया, ठीक है, ताकि कलर जो है वो टिक जाए। On the surface thus obtained, the artist proceeded to sketch. The principal colors used are red ochre, vivid red यानी वर्मिलियन, सिंदूर, येलो ऑकर जो है वो क्ले और रेड ऑकर को जोड़कर बन जाता है, इंडिगो ब्लू, लपीज लूजली, लैम्प ब्लैक, काजल, इंडिगो ब्लू जो है वो नील कलर हो गया, चौक वाइट कैल्शियम ऑक्साइड से, ग्रीन जो है वो कैल्सिडोनी से ग्रीन मिल जा रहा है हमें, ठीक है, मिनरल है कि। तो वही नेचुरल कलर्स जो प्री हिस्टोरिक इंसान इस्तेमाल कर रहा था वही आज तक भी यूज हो रहे थे। वर्मिलियन को छोड़ दीजिए, रेड ऑकर, व्हाइट और ब्लैक और ब्लू तो वही है, ग्रीन भी वही है, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूरल है क्या आखिर, ठीक है, और कितने तरह के म्यूरल होते हैं देखते हैं। A mural is a piece of artwork that is painted or applied directly on wall, right? More broadly, mural art also appear on ceilings or any of the large permanent surface, ceiling, pillar, किसी भी permanent surface पर, right? Mural paintings usually have the distinguishing characteristic of having the architectural elements of the space they are painted on being harmlessly incorporated into the picture. So that means अगर ceiling में बना है तो कर्व्ड होंगी ना सीलिंग, अगर कर्व्ड है सीलिंग या फ्लैट है सीलिंग या सीलिंग में कोई पैटर्न है तो उस हिसाब से उस पर पेंटिंग की जाएगी, ठीक है। पिलर है सीधा तो हो सकता है ऊपर से नीचे स्टोरी डिपिक्ट की गई हो, दीवार है तो हो सकता है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट स्टोरी डिपिक्ट की गई हो, ठीक है। तो सरफेस पर डिपेंड करता है कि पेंटिंग क्या बताना चाह रही है, किस तरह बता रही है, ठीक है। There are many techniques used for mural painting, of which fresco is just one. A mural, therefore, is generally term for painting, while the fresco is a specific term. So, fresco type of mural है, कई तरह की mural होती है, जैसे tempera एक mural है, ठीक है। Type of fresco देखिए क्या है। There are three main type of fresco। सबसे पहला है बुवन fresco। So, जिसको true fresco कहा जाता है वो होता है आपका बुवन fresco, जिसमें वेट रहती है सरफेस और वेट सरफेस पर ड्राइंग कर दी जाती है शुरू। The most common fresco method involves the use of pigments mixed with water without binding agent। ध्यान रखेंगे, ब्यून में बाइंडिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है, ऑन अ थिन लेयर ऑफ वेट फ्रेश लाइम मोर्टार प्लास्टर। तो ब्यून फ्रेस्को इज ट्रू फ्रेस्को एंड विदाउट एनी बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट यानी कि ग्लू, एग वगैरह, प्लास्टर में ऐसा कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं होता जो कलर को पकड़ ले, ठीक है। बाय कंट्रास्ट दूसरा होता है सेको। सेको पेंटिंग इज डन ऑन ड्राई प्लास्टर एंड देयरफॉर रिक्वायर्स अ बाइंडिंग मीडियम, यानी कि एग, टेम्परा, ग्लू और ऑयल। और सेको जो है वो आपका कौन सा आ गया, आपका टेम्पोरा या टेम्पोरा टाइप ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, फ्रेस्को, राइट। अटैच द पिगमेंट टू द वॉल। तीसरा होता है मेजो फ्रेस्को, इन्वॉल्व्स पेंटिंग ऑन टू ऑलमोस्ट बट नॉट सो क्वाइट ड्राई। सो ऑलमोस्ट बट नॉट सो क्वाइट ड्राई मतलब कि थोड़ा सा सुखाया जाता है फिर उसके बाद बनाया जाता है। तो मेजो इज समवेयर इन बिटवीन। जो सेको या टेम्परा है वो एक्सट्रीम है, बिल्कुल सूखा है। सो एक साइड बिल्कुल एक्सट्रीम है, प्लास्टर एकदम सूख गया तो टेम्परा, प्लास्टर गीला है तो ट्रू फ्रेस्को यानी कि बुवन फ्रेस्को, और बीच में जो है वो मेजो फ्रेस्को आ जाएगा, थोड़ा सा प्लास्टर गीला है, ठीक है। खैर, अब बात करते हैं इंडिया में मुराल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पर है। तो तीन तरह के आपको पता चल गया ना, फ्रेस्को तीन तरह के हैं, ठीक है, बुवन, सेको और मेजा क्या बोलते हैं, मेजो। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पर मुराल पेंटिंग्स देखने को मिली है। तो सबसे पहले तो अजंता केव्स। तो अजंता केव्स की मैंने आपको पद्म पानी दिखाई है, वो एक मुराल पेंटिंग है और वो एक फ्रेस्को है, बट इट इज नॉट ट्रू फ्रेस्को, ध्यान रखिएगा।
ट्रू फ्रेस्को केवल तंजौर में है, ठीक है, एक्सक्यूज मी। नाउ द वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स एट अजंता फॉल इनटू टू ब्रॉड फेजेस। अब मैंने आपको बताया अजंता में मेनली कौन सी पेंटिंग्स हैं, तो बुद्धिस्ट पेंटिंग्स हैं। और बुद्धिस्ट जितने भी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर बड़े आप देखें, चाहे वो अजंता का है, वो चाहे वो सांची का है, चाहे वो सारनाथ का है, वो आपको दो फेजेस में डेवलप होते हुए नजर आएंगे। पहला फेज आपका सेकेंड सेंचुरी बीसीई वाला, सेकेंड से फर्स्ट सेंचुरी बीसीई, और दूसरा फेज है आपका फिफ्थ से सिक्स्थ सेंचुरी सीई वाला। तो जो सेकेंड से फर्स्ट सेंचुरी वाला है ये हीनयान फेज है, और फिफ्थ से सिक्स्थ वाला आपका महायान फेज है। हीनयान फेज है यानी कि बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबॉलिकली, और महायान फेज है यानी कि बुद्ध को रिप्रेजेंट किया जाता है जातकों से, ठीक है, यानी कि उनकी मूर्तियों से, उनकी छवि से, उनके मतलब इमेज से, राइट। सो बुद्ध की इमेज, बुद्ध की आइडल क्रिएट हो जाती है सेकंड फेज में। तो अजंता केव्स भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। अजंता की टोटल केव्स में से हमें दो सेट ऑफ केव्स मिल जाती हैं, जिसमें एक सेट ऑफ केव्स यानी 9th और 10th केव है ऐसी जो कि पहले पीरियड से बिलोंग करती है, जिसमें हमें जो बुद्धिस्ट मुराल पेंटिंग मिलती है उसमें बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है सिंबॉलिकली, यानी बोधि ट्री से, उसके अलावा क्या बोलते हैं धर्म चक्र से, उसके अलावा उनके फुटप्रिंट्स से, उनके सिंहासन से, इससे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। और यही सेम रिप्रेजेंटेशंस हमें सांची में भी देखने को मिलती हैं। सेम सांची में भी हमें दो फेजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो जहां जहां पर बड़ी बुद्धिस्ट साइट है वहां पर आपको ये दोनों फेज देखने को मिल जाएंगे, राइट। द वर्ल्ड फेमस अजंता पेंटिंग्स, the world famous paintings at Ajanta fall into two broad phases. The earliest is noticed in the form of fragmentary specimens in caves of 9th and 10th which are datable to 2nd century BC. और 9th और 10th वाली में भी केवल 10th वाली अच्छे से प्रिजर्व्ड है, ठीक है। और ये है सेकंड फेज में, क्योंकि देखिए यहां पर बुद्ध को उनकी छवि से, मतलब उनकी इमेज से जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है, और ये सीलिंग का आर्च है, कर्व्ड आर्च है, उस पर बनाया गया है ये मुराल। और यह जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है, दिस इज दैट प्लास्टर, और इस प्लास्टर के ऊपर जो है वो पेंटिंग की गई है, ठीक है। द हेडगियर एंड अदर ऑर्नामेंट्स ऑफ द इमेज इन दीज पेंटिंग्स रिजेंबल द स्कल्पचर ऑफ सांची एंड भरूच। सांची और भरूच में जो हमें फर्स्ट फेज देखने को मिलता है वैसा ही हमें अजंता में भी। उसके बाद सेकेंड फेज ऑफ पेंटिंग स्टार्टेड अराउंड 5th से 6th सेंचुरी सीई एंड कंटिन्यू टिल नेक्स्ट 2 सेंचुरी। सो 5th से 6th में शुरू हुआ, 7th 8th तक हमें देखने को मिलेगा, 9th सेंचुरी तक भी देखने को मिल सकता है। द स्पेसिमेन ऑफ दीज एग्जाम्पलरी पेंटिंग्स ऑफ वक्टका पीरियड, वक्टका पीरियड का कहां से केव नंबर 1 2 16 और 17। सो सेकेंड फेज 1 2 16 17 अजंता, फर्स्ट फेज 9th और 10th केव, ठीक है, जिसमें 10th केव में प्रिजर्व्ड है। द मेन थीम ऑफ द पेंटिंग्स इज डिपिक्शन ऑफ वेरियस जातका स्टोरीज। सेकेंड फेज में जातका स्टोरीज से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी बुद्ध को मानव रूप में दिखाया गया है, राइट। और मतलब बेसिकली इंसान के लाइफ की जो घटनाएं होती है ना ओवरऑल, वो बुद्ध को दिखाते हुए रिप्रेजेंट किया गया कि इंसान के जीवन में क्या क्या हो सकता है। जातका स्टोरीज बेसिकली ये हैं कि एक इंसान के जीवन में क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं, वो उन्होंने बुद्ध के नाम पर दिखाई हुई हैं, ठीक है। इंसिडेंट्स एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा एंड द कंटेम्पररी इवेंट्स इन सोशल लाइफ ऑल्सो। The ceiling decoration invariably consists of decorative patterns, geometrical as well as floral. तो सीलिंग में इस तरह देखिए ये फ्लोरल या ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा दीवारों पर जातका स्टोरीज इस तरह बनी हुई आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। द पेंटिंग्स वर एग्जीक्यूटेड आफ्टर एन एलॉबरेट प्रिपरेशन ऑफ रॉक सरफेस इनिशियली। तो पहले रॉक सरफेस को, क्योंकि उबड़ खाबड़ होती है रॉक सरफेस, उसको और चिजल आउट किया जाता है ताकि प्लास्टर उस पर बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए, ठीक है, उसको और थोड़ा ट्रेड किया जाता है, रफ बनाया जाता है। द रॉक सरफेस वॉज लेफ्ट विद चिजल मार्क्स एंड ग्रूव्स सो द लेयर अप्लाइड ओवर इट कैन बी हेल्ड इन एन इफेक्टिव मैनर। द कलर्स एंड शेड्स यूटिलाइज वेरी फ्रॉम रेड एंड येलो ऑकर टेरा वर्टी टू लाइम काओलिन जिप्सम लैम्प ब्लैक लपीज लूजली। तो 4 बेसिक कलर, ब्लैक, वाइट, रेड और येलो, ये 4 बेसिक कलर तो आपको दिखेंगे ही। उसके अलावा शेड ऑफ ब्लू और ग्रीन दिख जाएंगे आपको, ठीक है। ब्राउन भी रख लीजिए, ब्राउन कलर के शेड भी दिख जाएंगे, कॉपर से मिलता है।
द चीफ बाइंडिंग मटेरियल यूज वर ग्लू, ग्लू का इस्तेमाल किया जाता है, एग का यूज नहीं किया जाता, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग का यूज नहीं कर सकते ना, बुद्ध जो है वो मतलब वेजिटेरियन रहते हैं मोस्ट ऑफ द पार्ट। द पेंटिंग्स एट अजंता आर नॉट ट्रू फ्रेस्कोज एज दे आर पेंटेड विद द एड ऑफ अ बाइंडिंग एजेंट, वेयर एज इन फ्रेस्को द पेंटिंग्स आर एग्जीक्यूटेड while the lime wash is still wet, which thereby acts as intrinsic binding agent. So जब लाइम वॉश या लाइम की जो लेयर होती है, जो प्लास्टर होता है, वो वेट होता है, उस पर आप पेंट करेंगे तो नेचुरली कलर उस पर चिपक जाएगा। लेकिन एक ट्रू फ्रेस्को नहीं है, यानी कि टेम्परा है। तो टेम्परा में क्या होता है, पहले बेस को, पहले प्लास्टर को सूखने दिया जाता है, फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसको थोड़ा सा गीला किया जाता है, फिर पेंटिंग की जाती है, ठीक है। अब पेंटिंग्स की थीम क्या होती है, तो सेंट्रलिटी है पेंटिंग की थीम, कि कोई एक कैरेक्टर होगा उसके अराउंड। सो अगर बुद्ध बनाया है तो बुद्ध के अराउंड जो है वो, या बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई और शख्स बनाया, मान लीजिए बुद्ध की माता बनाई है, तो उस पेंटिंग में बुद्ध के माता के आसपास पूरी कहानी घूम रही होगी, राइट। सेंट्रलिटी इज वन ऑफ द मेन फीचर्स सो दैट अटेंशन इज एट वंस ड्रॉन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ईच सीन। तो हर सीन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, ठीक है। Painters of Ajanta had realized the true glory of Buddha, the story of whose life was employed here by them as a motive to explain the eternal pattern of human life. तो बुद्धा का इस्तेमाल करके इंसान के जीवन की जो घटनाएं होती है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, ठीक है, बुद्धा का एग्जाम्पल बनाकर। द अर्लीस्ट पेंटिंग ऑफ अजंता का अर्लीस्ट कहाँ है, केव 9 and 10, ऑब्वियसली फर्स्ट फेज, ऑफ विच द ओनली सर्वाइविंग वन इज अ ग्रुप ऑन द लेफ्ट वॉल ऑफ केव 10। सो केव 10 की लेफ्ट वॉल में सबसे अर्लीस्ट जो है वो बची हुई है, वो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुद्ध को, ठीक है। अनदर सर्वाइविंग पेंटिंग एट अजंता, एनॉर्मसली लॉन्ग कंटिन्यूअस कंपोजिशन ऑफ सिद्धांत जातका, ये सेकंड फेज आ गया। along the right wall of the same cave number 10 belong to 1st century CE। तो केव नंबर 10 में ही राइट वॉल में सिद्धांत जातका, और दूसरी साइड जो है वो 1st century CE का है, और सिद्धांत जातका जो है वो आप मान सकते हैं कि 5th-6th सेंचुरी के बाद का होगा ये, ठीक है। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ दिस पीरियड इज द पेंटिंग विच इलिस्ट्रेट्स अ सीन ऑफ जातका एंड कोमली कॉल्ड डाइंग प्रिंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये डाइंग प्रिंसेस आपकी केव नंबर 16 में है, ध्यान रखिएगा। पेंटेड अर्ली पार्ट ऑफ 5th-6th सेंचुरी, सो दैट मीन्स ये क्या है, लेटर पार्ट, सेकेंड फेज की है। डाइंग प्रिंसेस की जातक, ध्यान रखना है आपको, केव नंबर 16 अजंता से, बुद्धिज्म से रिलेटेड है। सवाल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पेंटिंग्स ऑफ अजंता एज द मॉन्यूमेंट ऑफ लाइन इज श्योर एंड मूवमेंट ऑफ लाइन इज श्योर एंड फर्म। तो आउटलाइंस जो है वो काफी मतलब फर्म है और आपको काफी स्ट्रक्चर्ड नजर आएगी वो। दिस अडेप्टेशन ऑफ लाइन इज द चीफ कैरेक्टर ऑफ ऑल ओरिएंटल पेंटिंग्स एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ अजंता आर्टिस्ट। सो अब ध्यान दीजिएगा आप, अजंता की जो पेंटिंग्स हैं वो ऐसा नहीं है कि वेग कलर बना दिया, तो आउटलाइंड है पेंटिंग्स। यानी अगर आंख भी बनानी है, मान लीजिए आंख को अगर बनाना है तो उसको अच्छे से आउटलाइन किया जाएगा, ठीक है, राइट, मतलब पता चलेगा कि आंख ड्रॉ करी है। लेकिन अजंता के अलावा बाग केव्स में अगर आप जाते हैं, एलोरा केव्स में अगर आप जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे ये आउटलाइंस जो हैं वो और प्रोफाउंड होती हुई नजर आएंगी। इमोशंस एंड पैथोस, इमोशंस कैसे एक्सप्लेन किए गए हैं, बॉडी पोस्चर्स से, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन से भी, आर एक्सप्रेस्ड हेयर बाय कंट्रोल्ड टर्न एंड पायस ऑफ बॉडी एंड द एलोक्वेंट जेस्चर्स ऑफ हैंड। सो बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैंड जेस्चर्स को तो हम पढ़ेंगे ही बुद्धिज्म वाले पार्ट में, तो उन हैंड जेस्चर्स से जो है वो इमोशंस को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। उसके अलावा महाजानक जातका केव नंबर 1 से आर द बेस्ट सर्वाइविंग एग्जांपल ऑफ अजंता पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू 6th century, 6th से 7th century CE। द पेंटिंग्स ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी केव नंबर 1 में, तो केव नंबर 1 में महाजानक जातका और बोधिसत्व पद्मपानी, जो मैंने कई बार दिखाई है आपको, राइट, ऑन वन ऑफ द मास्टर पीसेस ऑफ अजंता पेंटिंग एग्जीक्यूटेड इन लेट 6th century CE। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं एलोरा केव्स की। तो अजंता के बाद आई एलोरा केव्स, और अजंता में डोमिनेट कर रहा है बुद्धिज्म। एलोरा में मिक्स बैग दिखेगा आपको, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म तीनों के एलिमेंट नजर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन एलोरा जो है वो आपको थोड़ा सा और इवॉल्व भी नजर आ जाएगा अजंता के मुकाबले। वॉल पेंटिंग्स एट एलोरा आर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड सैंक्टिटी। अ नंबर ऑफ हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेम्पल्स वर एक्सकेवेटेड
between 8th से 10th century CE from the living rocks. The most impressive of these is कैलाशनाथ टेम्पल. सो कैलाशनाथ टेम्पल राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट ने बनाया, किसने बनाया? तुरंत कमेंट में बताएंगे कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनाया है, ठीक है। सो इस तरह की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती हैं एलोरा में। एलोरा में जो भी पेंटिंग्स हमें देखने को मिलेंगी ना, वो ऐसे बॉक्स के अंदर होंगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होंगे और फ्रेम होगा उस पे इस तरह का, ठीक है, हमें फ्रेम्ड दिखेंगी वो। ये देखिए इसमें भी फ्रेम दिख रहा है आपको, इसमें भी आपको फ्रेम नजर आ रहा है, तो फ्रेम्ड पेंटिंग होंगी। दीज आर सेवरल फ्रेगमेंट्स ऑफ पेंटिंग ऑन द सीलिंग ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस टेम्पल, ठीक है। सो कैलाश टेम्पल की सीलिंग में हमें इस तरह की पेंटिंग्स नजर आ रही हैं। Some associated with Jain cave temple. The composition of the paintings at Ellora in rectangular panels with thick borders. तो rectangular panel और thick borders, that ये thick borders जो है वो present नहीं थे कहाँ पर? अजंता में, right? They have thus been conceived within the given limits of frames that hold the paintings. ठीक है, यहाँ पर भी देखिए आपको फ्रेम नजर आएगा इधर, ऐसे यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर फ्रेम है, इसके पीछे फ्रेम दिख रहा है आपको, राइट। और एक ये 3D सा इफेक्ट है कि ये जो मेन जो आइडल है ये सामने है और बाकी पीछे हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको हेलो भी देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑरा क्या बोलते हैं इसको, पीछे जो है वो ऑरा बैंड टाइप सिचुएशन, हेलो भी देखने को मिल रहा है, राइट। द स्पेस इन द सेंस ऑफ अजंता देयरफॉर डज नॉट एग्जिस्ट इन एलोरा, ठीक है, अजंता की ओपन है और एलोरा में जो है वो क्लोज्ड है रेक्टेंगल के अंदर। So far as the style is concerned, Ellora paintings is departure from classical norm of Ajanta painting. So Ellora जो है वो क्लासिकल है, एलोरा थोड़ा अजंता क्लासिकल और एलोरा थोड़ा मॉडर्न है, राइट। अब और आप ये कह सकते हैं कि अजंता क्लासिकल और एलोरा जो है वो ट्रांजिशनल है, और फिर इसके बाद जो पेंटिंग्स आएंगी मिनिएचर, वो आपकी मेडिवल पेंटिंग्स हैं। तो मेडिवल और एंशिएंट के बीच में ट्रांजिशन के रूप में आप कहेंगे एलोरा पेंटिंग्स को। Of course, the classical tradition of modeling of the mass, rounded soft outline as well as illusion of the coming forward from the depth is not altogether ignored. So ये जो illusion है ना कि मेन जो डाइटी है वो आगे और बाकी सब पीछे हैं, ठीक है, तो ये तो अजंता में भी देखने को मिला था और ये एलोरा में भी है। लेकिन और कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें पता चलता है कि ये ट्रांजिशन है, मेडिवल की तरफ मूव कर रहा है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एलोरा पेंटिंग आर द शार्प ट्विस्ट ऑफ हेड, painted angular bends of arms, the concave curve of close limbs, the sharp projected nose and the long drawn open eyes, which can very well be considered as the medieval character of Indian paintings. तो medieval character में देख रहे हैं आप, एक सेकेंड, इस तरह जो है वो कर्व्ड लिम्स देखने को मिल रहे हैं आपको, देखिए कर्व्ड लिम्स देखने को मिल रहे हैं ऐसे, राइट। ये जो कर्व्ड लिम्स हैं, शार्प आईज देखने को मिलेंगी हमें, ठीक है, इस तरह शार्प आईज, बहुत शार्प आईज देखने को मिलती हैं ऐसे, राइट। और ये देखिए पैनी नाक जो है वो पैनी नोज बनाई हुई है, ठीक है, शार्प नोज। तो ये मिडिवल आर्ट के एलिमेंट्स हैं, राइट। इट इज परहैप्स अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड, तो एलोरा को आप ट्रांजिशनल पीरियड कहेंगे। नेक्स्ट आएगा रंग महल ऑफ चंबा पैलेस। अब बात करते हैं थोड़ा सा मिडिवल म्यूरल पेंटिंग्स की। तो मिडिवल म्यूरल पेंटिंग्स में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का असर जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट के चंबा शहर में ही, राइट, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में ही चंबा शहर में रंग महल है, जिस रंग महल में हमें म्यूरल्स देखने को मिलती हैं। द वॉल पेंटिंग्स बिलोंगिंग टू कांगड़ा स्कूल एडॉन रंग महल ऑफ चंबा पैलेस इन हिमाचल प्रदेश आर स्प्लेंडेड एंड रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव हिल कलेक्शन। कुछ जो है वो भूरी सिंह म्यूजियम में मौजूद है, बाकी अंग्रेज अपने साथ ले गए। The paintings follow the stories of Lord Krishna. तो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको मैं कराऊंगा, जिसकी मेन थीम आपको दिखेगी कि लॉर्ड कृष्णा और कृष्ण लीलाएं जो हैं वो, राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनसे रिलेटेड ये स्टोरीज हमें, मतलब उन स्टोरीज से रिलेटेड हमें पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ केव्स की। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, अजंता केव्स, एलोरा केव्स, चंबा का रंग महल, बाघ केव्स हमें म्यूरल पेंटिंग्स का एग्जाम्पल देकर जा रहा है, ठीक है। The paintings of Bagh caves in Madhya Pradesh correspond to those of Ajanta caves number 1 and number 2. So Bagh caves अजंता की केव नंबर 1 और 2 यानी सेकेंड फेज का है ना। फर्स्ट फेज का बुद्धिज्म की फर्स्ट फेज का कौन सा है?
केव नंबर 9, केव नंबर 10 अजंता, ध्यान देना है आपको, राइट। स्टाइलिस्टिकली बोथ बिलोंग टू द सेम फॉर्म बट बाघ फिगर्स आर मोर टाइटली मॉडल्ड एंड आर स्ट्रॉन्गर इन आउटलाइन। बाघ केव्स में आपको इस तरह स्ट्रॉन्ग मोटी आउटलाइंस देख रहे हैं आप, मोटी आउटलाइंस और बिल्कुल आपको टाइट बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, एकदम सटीक, राइट, वेगनेस नहीं है बहुत, बिल्कुल सटीक है। दे आर मोर अर्थली एंड ह्यूमन देन दोज ऑफ अजंता। अब अर्थली और ह्यूमन कहने का मतलब ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक, ह्यूमन ज्यादा है, और जबकि अजंता में जो है वो डिवाइन, समझ रहे हैं, कभी हेवन की बात चल रही है, कभी डिवाइनिटी की बात चल रही है, कभी मतलब समझ रहे हैं आफ्टर लाइफ की बात, तो ऐसी स्टोरीज वहां पर डिपिक्ट की गई हैं जो कि हेवनली लगती हैं। बाघ केव्स में अर्थली एक्टिविटीज को दिखाया गया है, ठीक है। इस तरह देखिए, मोटी, थिक है और बहुत शार्प है, मतलब बहुत डिस्टिंक्टिव है आउटलाइंस। दीज वर एग्जीक्यूटेड इन टेम्परा, तो बाघ केव्स की भी टेम्परा, अजंता की भी टेम्परा, अलोरा की भी टेम्परा, राइट, यानी कि नॉट, मतलब ट्रू फ्रेस्को नहीं है। दीज पेंटिंग्स आर मटेरियलिस्टिक रादर देन स्पिरिचुअलिस्टिक। अनफॉर्चुनेटली देयर कंडीशन इज नाउ सच दैट दे कैन ओनली बी अप्रिशिएटेड एट साइट, तो उनको निकाल कर जो है वो कहीं म्यूजियम में नहीं रखा जा सकता, साइट पर ही जाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट आएंगे बदामी केव्स, कर्नाटका के। बदामी केव्स को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब बदामी केव्स जो हैं वो आपको ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स पहली बार बदामी केव्स में देखने को मिलेंगी। द अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल पेंटिंग सो फार नोन आर फ्रेगमेंट्स फाउंड इन बदामी केव्स, केव नंबर 3 बिलोंगिंग टू 6th century CE। सो अर्लीस्ट पेंटिंग्स ऑफ, अर्लीस्ट ब्राह्मणिकल पेंटिंग्स यानी वैष्णवाइट शैवाइट से जुड़ी हुई अर्लीस्ट पेंटिंग्स हमें बदामी से मिलती हैं 6th century CE की, केव नंबर 3 से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, राइट। किसने बनवाई है? चालुक्यन किंग मंगलेशा, यंगर सन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट, पैटर्नाइज्ड द एक्सकवेशन ऑफ बदामी केव्स। The so-called Shiv and Parvati is found somewhat well preserved, though the technique follows the Ajanta and Bagh, so that means tempera ही है, ठीक है। The modeling is much more sensitive in texture and expression, and the outline is soft and elastic. Mural in cave number 4 dedicated to आदिनाथ तीर्थंकरा, so यहाँ पर जैन पेंटिंग भी है। केव नंबर 4 में आदिनाथ तीर्थंकरा है, केव नंबर 3 में शिव पार्वती, ब्राह्मणिकल है, ठीक है। Relinquishing the world for the attainment of knowledge is truly uplifting. So केव नंबर 4 में जैनिज्म, बदामी केव्स, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आएगा आपका सीतन वसल। सीतन वसल में आपकी जैन है, जैन क्या बोलते हैं पेंटिंग्स हैं, और इसमें वो है लोटस का एक जो है वो बाग है, उसमें एक जवान लड़का जो है वो लोटस का फूल तोड़ रहा है, वो वाली पेंटिंग है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है इस पे। द पेंटिंग ऑफ सीतन वसल आर intimately connected with Jain themes but enjoy the same norm and technique as अजंता। so सीतन वसल भी टेम्परा है, तो अजंता पर बेस्ड है। देखिए अजंता पर ही बेस्ड एलोरा है, अजंता पर बेस्ड बाघ है, अजंता पर बेस्ड बदामी, अजंता पर बेस्ड है सीतन वसल। और अजंता में मतलब जो टेक्निक यूज की गई है दैट इज टेम्परा, राइट। द टेक्निक एम्प्लॉयड इज व्हाट इज नोन एज फ्रेस्को सेको। फ्रेस्को सेको इज द टेम्परा, राइट, ठीक है। दैट इज पेंटिंग इज डन ऑन अ ड्राई वॉल, और यहां पर बाइंडर का यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, बाइंडिंग मटेरियल का यूज होता है, ठीक है। ट्रू फ्रेस्को में बाइंडिंग मटेरियल का यूज नहीं होता, इस पर भी सवाल बन जाएगा इस पॉइंट पर। द कॉन्टूअर्स ऑफ दीज पेंटिंग्स आर फर्मली ड्रॉन डार्क ऑन लाइट रेड ग्राउंड, ठीक है। तो ये डार्क कॉन्टूर बने, लाइट रेड जो है वो बैकग्राउंड है, ये है वो देखिए एक यंग मैन जो है वो लोटस का फूल तोड़ रहा है, ठीक है। On the ceiling of the veranda is painted a large decorative scene of great beauty, lotus pool with birds, elephants, buffaloes and a young man plucking flowers। तो ये वो पेंटिंग है सीतन वसल की, जैन थीम है, बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ध्यान रखना आपको, कर्नाटका। नेक्स्ट बात करेंगे विजयनगर के म्यूराल्स की। तो अब मिडिवल पीरियड में आ जाते हैं हम, ठीक है। म्यूराल्स जो है वो अब, और हमें मिडिवल पीरियड में कहां दिखेंगे? विजयनगर में दिखेंगे, ठीक है। आप कहेंगे सर दिल्ली सल्तनत कहां गया? तो वहां पर हम मिनिएचर पेंटिंग देखेंगे, ठीक है। द पेंटिंग क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गए, सब वहां पर हम क्या देखेंगे? मिनिएचर पेंटिंग को। इसका नेक्स्ट टॉपिक ही होगा मिनिएचर, ध्यान रखिएगा। द पेंटिंग्स एट थिरुपरा कुनरम नियर त्रिची डन इन 14th century रिप्रेजेंट्स द अर्ली फेज ऑफ विजयनगर स्टाइल। अब विजयनगरा स्टाइल जो है वो मैंने आपको बताया था ना, शुरुआत हुई तो वो कन्नड़ थे,
इवेंचुअली धीरे धीरे वो तेलुगु में कन्वर्ट हुए, ठीक है, लेकिन उन्होंने पेट्रोनाइज जो है वो किसको किया, वैष्णविज्म को ही, राइट। सो इन हम्पी विरूपक्ष टेम्पल, विरूपक्ष जो है वो क्या है, विष्णु का एक रूप है। टेम्पल हैज, सॉरी नॉट विष्णु लेकिन शिव का एक रूप है, बेसिकली ब्राह्मणिकल कल्चर से रिलेटेड ही है, ठीक है। विष्णु का रूप भी हो सकता है, शिव का रूप भी हो सकता है, ब्राह्मणिकल कल्चर से रिलेटेड होगा, इतना मान के चलिए। Temple has paintings on the ceilings of its mandapa narrating events from dynastic history and episode from Ramayana and Mahabharata. So रामायण और महाभारत में विष्णु के रूप हैं, ठीक है, हम्पी के मंदिरों में, ध्यान रखिएगा। दूसरा, द फेसेस ऑफ फिगर्स वर शोन इन प्रोफाइल विद लार्ज फ्रंटल आईज, द फिगर्स हैव नैरो वेस्ट, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, लार्ज फ्रंटल आईज, नैरो वेस्ट दिखाई गई है। नेक्स्ट आएगा लेपाक्षी टेम्पल, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी टेम्पल में जो म्यूरल्स हैं विजयनगर टाइम्स के ही हैं, ठीक है। दीज आर ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर पेंटिंग्स, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय अर्थ टोन्स एंड नियरली कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लू, इनफैक्ट ऑफ प्राइमरी कलर्स इन जनरल। सो ब्लू का एब्सेंस आपको देखने को मिलेगा, इनफैक्ट ग्रीन नहीं नजर आएगा आपको बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह देखिए रेड और ब्लैक और व्हाइट नजर आएंगे, ठीक है। सो रेड बेस पर व्हाइट जो है वो देखिए, इनके जो कपड़े हैं वो व्हाइट हैं और कपड़ों में जो आउटलाइंस हैं ये आपको ब्लैक कलर में नजर आ रही हैं, ठीक है। द फॉर्म्स ऑफ फिगर एंड द डिटेल्स ऑफ देयर कॉस्ट्यूम्स आर आउटलाइंड इन ब्लैक, ठीक है, तो आउटलाइंस आपको ब्लैक में नजर आएंगी। द लेपाक्षी टेम्पल ऑल्सो हैज फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ मुराल पेंटिंग्स ऑफ विजयनगर किंग्स, विजयनगर किंग्स की म्यूरल पेंटिंग्स कहां पर देखने को मिलेंगी आपको, तो लेपाक्षी टेम्पल में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट सवाल। द बोअर हंट फ्रॉम दिस टेम्पल, बोअर हंट यानी सुअर की हंटिंग करते हुए जो इमेज बनाई है वो लेपाक्षी टेम्पल में, ध्यान रखिएगा, विजयनगर टाइम्स की, डायरेक्ट सवाल है। इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल पेंटिंग विच ऑलमोस्ट बिकम्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेट मेडिवल पेंटिंग्स ईदर ऑन वॉल और पाम लीफ और पेपर, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे आपके नायक पेंटिंग। सो विजयनगर ही नायक्स में टूटे, ठीक है, विजयनगर एम्पायर ही टूटा नायक्स में, और नायकों ने जो है वो विजयनगर पेंटिंग को ही फर्दर आगे कैरी किया। यही तो बोला ना इस आखिरी पॉइंट में कि विजयनगर पेंटिंग जो है फिर वो आगे मिडिवल पेंटिंग्स के लिए प्रेरणा बनी। तो आप नायक पेंटिंग लें या उसके बाद हम आखिरी में केरला मुराल्स देखेंगे, सब पर जो है वो विजयनगर पेंटिंग का असर दिखेगा, है ना। नायक पेंटिंग्स ऑफ 17-18 centuries आर सीन इन थिरुपराकुर्नम। अर्ली पेंटिंग डिपिक्ट्स सीन फ्रॉम लाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा, तो जैन पेंटिंग्स आपको नायक पेंटिंग्स में देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा तिरुवरूर, देयर इज अ पैनल नरेटिंग स्टोरी ऑफ, इन तिरुवरूर में एक पैनल है मच्छुकुंदा की स्टोरी। मच्छुकुंदा जो है वो एक ऋषि है, वो तप कर रहे हैं और विष्णु उनको आकर नॉट अवतार लेकिन दर्शन देते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो इस तरह की एक स्टोरी है मच्छुकुंडा की, ठीक है। और इस तरह की म्यूरल्स हैं देखिए, ठीक है। विष्णु को डार्क कलर में रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी आपको ब्लू कलर में दिखते हैं ना, ठीक है, विष्णु या विष्णु के अवतार, तो वो ऐसा नहीं होता कि उनका कलर नीला था, ठीक है। उनका रंग जो है वो श्याम बताया गया कि वो श्याम वर्णी है, यानी कि वो गहरे कलर के हैं। तो गाढ़ा रंग दिखाने के लिए ब्लू कलर का इस्तेमाल किया आर्टिस्ट ने, ताकि वो डिस्टिंक्टिव भी लगे थोड़ा। द लेट फेज ऑफ नायका पेंटिंग्स डिपिक्ट एपिसोड फ्रॉम महाभारता एंड द रामायणा ऑल्सो सीन फ्रॉम कृष्ण लीला। तो वैष्णविज्म से रिलेटेड है नायका पेंटिंग्स, पहली जैनिज्म फिर वैष्णविज्म से रिलेटेड। द श्री कृष्णा टेम्पल एट छेंगम आरकोट में 26 पैनल्स हैं जिसमें रामायण को नरेट किया जा रहा है, विच डेमोन्स्ट्रेट्स द एंड फेज ऑफ नायका पेंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, श्री कृष्णा टेम्पल एट छेंगम आरकोट, ध्यान रखेंगे आप। नायका पेंटिंग्स वर मोर और लेस एक्सटेंशन ऑफ विजयनगर स्टाइल विद माइनर रीजनल मॉडिफिकेशंस एंड इनकॉर्पोरेशन। सो नायका जो है वो विजयनगर का एक्सटेंशन है। द फिगर्स आर मोस्टली सेट अगेंस्ट अ फ्लैट बैकग्राउंड and the male figures are also shown with slim waist but less heavy abdomen as compared to Vijay. So विजयनगर के जो मेल्स हैं उनके एब्डोमेन ऐसे बड़े बड़े मतलब चौड़े सीने दिखाए जाते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर आपको इतने चौड़े सीने वाले जो हैं वो मेल्स नहीं दिखेंगे, लेस ब्रॉड, मतलब जो एब्डोमेन है वो आपको इतना ब्रॉड नहीं दिखेगा, ठीक है, मेल्स का। और अगर आप विजयनगर की पेंटिंग्स में देखेंगे तो वहां पर विष्णु का जो एब्डोमेन है वो बहुत आपको ब्रॉड दिखेगा, राइट।
लास्ट बात करते हैं केरला की म्यूरल्स की। केरला की म्यूरल्स ना विजयनगर से ही शुरू होती है, लेकिन इनके कलर्स जो हैं वो बहुत बेहतरीन और बहुत, जिनको हम चटक रंग कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब कैची कलर्स का यूज किया इन्होंने, राइट। बहुत ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया। केरला पेंटर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 से 18 सेंचुरी इवॉल्व्ड अ पिक्टोरल लैंग्वेज एंड टेक्निक ऑफ देयर ओन while discriminately adopting certain stylistic elements from नायक एंड विजयनगर स्कूल। सो विजयनगर और फिर उसके बाद नायक स्कूल से केरला ने एलिमेंट्स लिए और अपनी एक पिक्टोरल एक लैंग्वेज बना ली, यानी कि पिक्चर्स के माध्यम से पूरी स्टोरीज डिपिक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो स्टोरीज पुराणों से जुड़ी हुई स्टोरीज हैं जिनका केरला में अपना अलग वर्जन चल रहा है, ठीक है। तो जितने भी हिंदू माइथोलॉजी से जुड़ी हुई स्टोरीज केरला के अपने वर्जन जो है वो केरला का जो भी वर्जन है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो केरला म्यूरल्स में। तो ये तो अंडरस्टूड है ही, ठीक है। बट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इस तरह के ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो। द पेंटर्स इवॉल्व्ड अ लैंग्वेज टेकिंग क्यूज फ्रॉम कंटेम्पररी ट्रेडिशंस लाइक कथकली एंड कलमजिथु। तो कलमजिथु कथकली जो आर्ट फॉर्म्स हैं, इनमें से उन्होंने जो है वो एलिमेंट्स को निकाला। दैट मीन्स जो पेंटिंग्स हैं, जो देवी देवता की जो मतलब छवि बनाई गई है, वो पोज बना रहे होंगे कथकली के, ठीक है। उसके अलावा वाइब्रेंट एंड ल्यूमिनस कलर्स रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन फिगर्स इन 3 डायमेंशनल, ठीक है, 3 डायमेंशन में ह्यूमन फिगर्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। तो एक 3D इफेक्ट क्रिएट करने की कोशिश की है। थीमेटिकली 2 पेंटिंग्स फ्रॉम केरला स्टैंड अपार्ट। सो इस तरह की पेंटिंग्स देखिए, ठीक है, पोज स्ट्राइक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, पोज स्ट्राइक कर रहे हैं ये, राइट। तो और काफी ब्राइट कलर्स का इस्तेमाल किया है। मोस्ट ऑफ द नरेशंस आर बेस्ड ऑन दोज एपिसोड फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी विच वर पॉपुलर इन केरला। द इंपॉर्टेंट पैलेसेस कहां पर है ये पेंटिंग्स? डच पैलेस। अब आप मुझे तुरंत कमेंट में बताएंगे, मैंने 1-2 दिन पहले जो आर्किटेक्चर वाला सेशन लिया था उसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर में बताया था मैंने कि डच पैलेस कहाँ है। तो वो डच पैलेस का नाम बताएंगे आप मुझे कमेंट में। उसके अलावा कोची का पैलेस, कृष्णापुरम पैलेस, ठीक है, कयम कुल्लम पैलेस जो है वो हमें केरला म्यूरल्स देखने को मिलती है इन पैलेसेस की दीवारों पर, ठीक है। सो आज हमारा सेशन यहां पर ये खत्म हो रहा है। इंडियन पेंटिंग्स में आज हमने केवल प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स और म्यूरल पेंटिंग्स को देखा। और म्यूरल पेंटिंग्स में हमने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में देखा कि कहां कहां पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग मौजूद है, तो साइट का एग्जांपल यहां से उठाया हमने। म्यूरल पेंटिंग्स में हमने म्यूरल पेंटिंग्स की टाइप देखी और म्यूरल पेंटिंग्स की साइट देखी। अजंता, एलोरा, बाग, सीतनवसल, विजयनगर, नायक और केरला, ठीक है। ये मुख्य जो है वो हमने टाइप ऑफ म्यूरल पेंटिंग देखी इंडिया में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सेशन में मिनिएचर पेंटिंग की, तो जरूर जुड़िएगा मिनिएचर पेंटिंग के लिए। टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री पे आपको जो है वो PDF मिल जाएंगे। और अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए और आप चाहते हैं कि आप मुझे अपना सपोर्ट शो करें, सो अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं आप, तो दिस इज द राइट टाइम सब्सक्राइब करने के लिए और सपोर्ट दिखाने के लिए आप कोड यूज करेंगे मेरा चौहान_सर_हिस्ट्री। ऑलराइट, अगले टॉपिक में हम मिनिएचर पेंटिंग से शुरू करते हैं। सो आज ये टॉपिक को करते हैं यहाँ खत्म। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इन वीडियोस को अगर आपको फायदा हो रहा है इन वीडियोस से, तो ठीक है। सो खत्म करते हैं इस सेशन को, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।